गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पीसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एक नई वीडियो में जो आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। जब का क्लास 10 का जो इतिहास जो है आपका हिस्ट्री, जो जैक बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही उपयोगी हो गई यह वीडियो। जो भी स्टूडेंट 2023 में आपका जैक बोर्ड के द्वारा एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसके लिए यह वीडियो बहुत ही यूज़फुल होगा, क्योंकि ये आपका आज का वीडियो जो आपका थोड़ा सा लंबा होगा। जो क्लास 10 का जो है स्टूडेंट्स, उसके लिए इतिहास का जो जितना भी लेसन है आपका, इतिहास का सभी लेसन का वीडियो जो है, इस सभी लेसन का क्वेश्चन को इस वीडियो में हम कवर करने का प्रयास किए हैं। जो आपका हिस्ट्री का जो भी लेसन है आपका, कुल मिला के कितना लेसन है, 5 लेसन है। पाँचों लेसन को एक ही वीडियो में आपका टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आपका 1 लाइनर क्वेश्चन, यानी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहेगा और प्लस में आपका 1 लाइनर क्वेश्चन। तो इस तरह से आपका जो 5 लेसन का क्वेश्चन को हम एक ही वीडियो में करने जा रहे हैं। जो आपका पहला लेसन आपका जो है हिस्ट्री में जैसे है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, दूसरा है भारत में राष्ट्रवाद का उदय, तीसरा क्या है भूमंडलीकृत विश्व का बनना, और चौथा है औद्योगिकरण का योग, और पाँचवा है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। तो इस तरह से आपका 5 लेसन जो है आपका एक ही वीडियो में एक ही साथ पाँचों लेसन का सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को एक वीडियो में जो है आपका ऑब्जेक्टिव और 1 लाइनर क्वेश्चन को लेकर के उपस्थित हुए हैं, जो बहुत ही यूजफुल होगा। एक वीडियो में आपका पूरा हिस्ट्री का काम तमाम कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। आज का आपका जो हिस्ट्री का जो आपका फर्स्ट लेसन है, जो आपका फर्स्ट लेसन क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय आपका पहला लेसन है, हिस्ट्री का आपका फर्स्ट लेसन है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसका कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए, तो बहुत ही यूजफुल होगा आज का वीडियो, आज देख लीजिए और इतिहास का पूरा काम निपटारा कर देंगे इस वीडियो में। फिर आपका इस तरह का 4 वीडियो लेके आएंगे। एक आपका 4 वीडियो लेके आएंगे और सोशल साइंस का सुपड़ा साफ कर देंगे। जैसे मान लिया फर्स्ट वीडियो में हिस्ट्री को कर देंगे, दूसरा वीडियो में सिविक्स को कर देंगे, तीसरा वीडियो में ज्योग्राफी कर देंगे, चौथा वीडियो इकोनॉमिक्स। इस तरह 4 वीडियो में हम पूरा सोशल साइंस का A to Z क्वेश्चन को चैप्टर वाइज हम कर देंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जो आपका आने वाले जो एग्ज़ाम है आपका सोशल साइंस का, वो एग्ज़ाम से पहले आपका सोशल साइंस का MCQ चैप्टर वाइज और आपका सब्जेक्टिव वीडियो अपलोड कर देंगे इस चैनल पर। इसलिए आप लोग 20 तारीख को जो 20 मार्च 2023 को जो सोशल साइंस का एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें आप सभी प्रश्न इस वीडियो से ही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि एक भी क्वेश्चन को हम छोड़े नहीं इस वीडियो में। सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में शामिल किए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, क्योंकि लंबा होने वाला है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? तो नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? वो फ्रांस का सम्राट था। ऑप्शन नंबर 2 उसका सही हो जाएगा। नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? वो फ्रांस का सम्राट था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा रूसो। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा रूसो। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? रूसो को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जिउसेप्पे मैत्सिनी का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1807 में जेनेवा में। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। जिउसेप्पे मैत्सिनी का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो 1807 ईस्वी में जेनेवा में हुआ। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर है रूसो। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रूसो। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। जब फ्रांस छिपता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है? किसका कथन है? मेटरनिक का। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। जब फ्रांस छिपता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन मेटरनिक का है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 6। कैरोल कुर्पिस्की कौन था? कैरोल कुर्पिस्की कौन था? तो वह पोलिश राष्ट्रवादी था। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। पोलिश राष्ट्रवादी था। कैरोल कुर्पिस्की कौन था? पोलिश राष्ट्रवादी था। चलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस संधि के द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। कुस्तुनतुनिया की संधि। किस संधि के द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? तो
तूनिया की संधि। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? फ्रेडरिक सोरियो कौन था? फ्रेडरिक सोरियो कौन था? तो आपका फ्रांसीसी चित्रकार था। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा, फ्रांसीसी चित्रकार। फ्रांसीसी चित्रकार फ्रेडरिक सोरियो कौन था? तो ऑप्शन नंबर 1 इसका फ्रांसीसी चित्रकार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। किसी राष्ट्रवाद की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को राष्ट्रवाद कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 10। जर्मन राष्ट्र के लिए निम्नलिखित में से कौन महिला रूपक बनी? जर्मन राष्ट्र के लिए निम्नलिखित में से कौन महिला रूपक बनी? तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा, जर्मनिया। जर्मन राष्ट्र के लिए जर्मनिया की महिला रूपक बनी, जर्मनिया की महिला रूपक बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रसा और ऑस्ट्रिया के साथ किस संधि के द्वारा युद्ध विराम हुआ? प्रसा का ऑस्ट्रिया के साथ किस संधि के द्वारा युद्ध विराम हुआ? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? 1 सही हो जाएगा, वियना की संधि। वियना की संधि। प्रसा का ऑस्ट्रिया के साथ किस संधि के द्वारा युद्ध विराम हुआ? तो वियना की संधि। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। आपका आज का वीडियो में इतिहास का पूरा काम तमाम कर देंगे। जितना भी चैप्टर वाइज वीडियो है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन है और वन लाइनर क्वेश्चन, सभी को एक ही वीडियो में हम आज समाप्त करने वाले हैं। चलिए, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 1871। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो आपका 1871। इटली का एकीकरण कब हुआ? 1871। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की? बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, बैंक ऑफ जब फ्रांस की स्थापना किसने की? इसका सही उत्तर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया है। बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना नेपोलियन बोनापार्ट ने किया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 14। 14 क्या? क्वेश्चन नंबर 14, प्रश्न संख्या 14 आपका है, गैरीवाल्डी कहाँ का निवासी था? गैरीवाल्डी कहाँ का निवासी था? गैरीवाल्डी कहाँ का निवासी था? तो गैरीवाल्डी जो आपका वो कहाँ का निवासी था? तो सार्डिनिया। कहाँ का था? सार्डिनिया। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। गैरीवाल्डी कहाँ का निवासी था? तो वह सार्डिनिया का निवासी था। गैरीवाल्डी कहाँ का निवासी था? सार्डिनिया का निवासी था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2 सार्डिनिया। जो आपका गैरीवाल्डी कहाँ का निवासी था? वह आपका सार्डिनिया का निवासी था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? मार्सिले किस देश की राष्ट्रभक्ति की गीत है? मार्सिले किस देश की राष्ट्रभक्ति का गीत है? वह फ्रांस का है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। कहाँ? फ्रांस। मार्सिले फ्रांस देश की राष्ट्रभक्ति गीत है। मार्सिले फ्रांस देश की राष्ट्रभक्ति गीत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है आपका? वह राज्य जहाँ की राजनीतिक सत्ता उसकी सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनती है उसे क्या कहते हैं? वह राज्य जहाँ की राजनीतिक सत्ता उसकी सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनती है उसे राष्ट्र राज्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? राष्ट्र राज्य। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा उसका? 2 हो जाएगा, राष्ट्र राज्य। वह राज्य जहाँ की राजनीतिक सत्ता उसकी सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनती है उसे राष्ट्र राज्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, किसी अमूर्त भावना या विचार को किसी मूर्त आकृति, व्यक्ति या वस्तु के रूप में दर्शाने को क्या कहते हैं? किसी अमूर्त भावना या विचारों को किसी मूर्त आकृति, व्यक्ति या वस्तु के रूप में दर्शाने को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं आपका रूपक। क्या कहते हैं? रूपक। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, रूपक। क्या कहते हैं? रूपक। किसी अमूर्त भावना या विचारों को किसी मूर्त आकृति, व्यक्ति या वस्तु के रूप में दर्शाने को रूपक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं होता है क्या कहलाती है? इसको क्या कहते हैं? निरंकुशवाद। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, निरंकुशवाद। ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं होता है उसे निरंकुशवाद कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका
सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से किसे एकीकृत इटली का प्रथम शासक घोषित किया गया? चलिए, एकीकृत इटली का प्रथम शासक घोषित किया था किसको? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, इसका सही उत्तर हो जाएगा जो एकीकृत इटली का प्रथम शासक जो वो आपको किसको घोषित किया गया? केसर विलियम, केसर विलियम। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, केसर विलियम, केसर विलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20 नंबर, निम्नांकित में से किस देश को यूरोपीय सभ्यता का पालना के रूप में जाना जाता है? निम्नांकित में से किस देश को यूरोपीय सभ्यता का पालना के रूप में जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यूनान। यूनान देश को जो है यूरोपीय सभ्यता का पालना के रूप में जाना जाता है। यूनान देश को यूरोपीय सभ्यता का पालना के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त एवं लौह की क्रांति, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने दिया? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन जो है किसने दिया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका बिस्मार्क। किसने दिया? बिस्मार्क ने। बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन दिया। चलिए, किया, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया, किसने किया? तो वह बिस्मार्क। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे? जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के थे? तो आपका प्रसा थे। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा, प्रसा। कहाँ का? प्रसा। जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क प्रसा के चांसलर थे, प्रसा के चांसलर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, फ्रेडरिक सार्यू का विषय क्या था? फ्रेडरिक सार्यू का विषय क्या था? तो लोकतंत्र। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा, लोकतंत्र। फ्रेडरिक सार्यू का विषय जो था वो लोकतंत्र था। फ्रेडरिक सार्यू का विषय लोकतंत्र था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस की क्रांति। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा, फ्रांस की क्रांति। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म फ्रांस की घटना से, फ्रांस की क्रांति की घटना से माना जाता है। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म फ्रांस की क्रांति की घटना से माना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, पहले तुम मनुष्य हो उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य कुछ, यह कथन किसका है? देखिए, बहुत ही अच्छा बात कहा है किसी ने, पहले तुम मनुष्य हो उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य कुछ, तो यह कथन किसका है? बहुत ही अच्छा बात बोला है ये आपका, रूसो के द्वारा यह बात कहा गया है। रूसो का यह कथन है, पहले तुम मनुष्य हो उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य कुछ। यह रूसो ने कहा है कि पहले तुम मनुष्य हो उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य कुछ। तो बहुत ही अच्छा बात कहा है रूसो ने। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मतदान के अधिकार को क्या कहा जाता है? तो मतदान के अधिकार को क्या कहा जाता है? आपका मताधिकार। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, मताधिकार। मतदान के अधिकार को मताधिकार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 27, लिब्रे क्या था? लिब्रे क्या था? तो लिब्रे क्या था? लिब्रे जो है आपका फ्रांसीसी मुद्रा है। लिब्रे क्या है? फ्रांसीसी मुद्रा था। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा, लिब्रे फ्रांसीसी मुद्रा था। लिब्रे फ्रांसीसी मुद्रा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? ये आपका फ्रांसीसी क्रांति की देन है, फ्रांसीसी क्रांति। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, फ्रांसीसी क्रांति। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा फ्रांसीसी क्रांति की देन है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ किंतु वह सर्वत्र बंधनों में जकड़ा हुआ है, यह कथन किस दार्शनिक का है? बहुत ही महत्वपूर्ण बात बोल गया किसी दार्शनिक ने कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ किंतु वह सर्वत्र बंधनों में जकड़ा हुआ है। यह बात जो है रूसो के द्वारा बोला गया है। रूसो ने बहुत अच्छा बात कही है। क्या कही है? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। रूसो के द्वारा जो कही गई बात है जो बहुत ही प्रेरणादायक है, जो मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ किंतु वह सर्वत्र बंधनों में जकड़ा हुआ है। ऑप्शन
ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। रूसो का ही कथन है। रूसो ने ही यह बात बोला था, पहले तुम मनुष्य हो, उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य कुछ। यह भी रूसो के द्वारा ही कहा गया कथन है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 30 नंबर क्वेश्चन। 30 MCQ इस चैप्टर में है, जो आपका फर्स्ट चैप्टर जो आपका क्या बोलते हैं सोशल साइंस का जो आपका सामाजिक विज्ञान का आपका जो पहला चैप्टर था, चैप्टर का नाम क्या है आपका, सोशल साइंस का जो पहला चैप्टर है, चैप्टर का नाम था आपका यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो सोशल साइंस का जो आपका पहला अध्याय था, सोशल साइंस का जो पहला अध्याय इतिहास में, सोशल साइंस में हिस्ट्री यानी सामाजिक विज्ञान का इतिहास का पहला अध्याय है आपका यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। और यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का महत्वपूर्ण प्रश्न हम 30 MCQ कराएं इस वीडियो में, और आगे फिर आपका 1 लाइनर क्वेश्चन होगा उसी लेसन का, जो आपको फिर बारी बारी से 5 लेसन को हम करेंगे MCQ प्लस 1 लाइनर क्वेश्चन। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन इस लेसन का, किसके कल्पनादर्श, जिसको यूटोपिया भी बोलते हैं, किसके कल्पनादर्श, जिसको यूटोपिया यानी किसके कल्पनादर्श में एक आदर्श समाज का कल्पना की गई। किसके कल्पनादर्श में एक आदर्श समाज की कल्पना की गई, तो वो आपका सही आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक सारियू। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा फ्रेडरिक सारियू के कल्पनादर्श में एक आदर्श समाज की कल्पना की गई। फ्रेडरिक सारियू के कल्पनादर्श में एक आदर्श समाज की कल्पना की गई। तो ये आपका हिस्ट्री का जो आपका सोशल साइंस का जो हिस्ट्री पोर्शन है, क्लास 10 का सोशल साइंस का हिस्ट्री पोर्शन का जो फर्स्ट लेसन है आपका यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इसका टॉप 30 MCQ क्वेश्चन इस वीडियो में कराएं। अब इसी लेसन का यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का ही कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है, जो 1 लाइनर फॉर्म में है, उसको भी आप देखिए, फिर नेक्स्ट लेसन का क्वेश्चन कराएंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। 1 लाइनर क्वेश्चन है ये आपका। अब जो आपका ये क्या है, 1 लाइनर है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण, इतना महत्वपूर्ण है कि कोई कहने वाला बात नहीं। सभी प्रश्न इससे बाहर तो नहीं जाएगा, 100% गारंटी है, 100% गारंटी है कि सोशल साइंस में जितना हम आपको करा रहे हैं, 10 आपका MCQ मॉडल सेट कराए हैं, 400 उधर हो गया, फिर आपका चैप्टर वाइज करा रहे हैं, तो समझिए कि इससे बाहर तो नहीं जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपका 1 लाइनर है, 1 आपका लाइनर क्वेश्चन है। वन लाइनर का मतलब होता है, 1 लाइनर का जो मतलब होता है आपका, 1 लाइनर का मतलब होता है, 1 लाइनर क्वेश्चन जो होता है इसका मतलब होता है एक शब्द में आंसर करना, जो आपको उसको ऑब्जेक्टिव में भी आप समझ सकते हैं इस तरह का क्वेश्चन को। तो 1 लाइनर क्वेश्चन अब स्टार्ट हुआ यहाँ से। ऑस्ट्रिया के साथ प्रशा का युद्ध कब हुआ? ऑस्ट्रिया के साथ जो है प्रशा का युद्ध कब हुआ? 1866। कब हुआ? 1866। ऑस्ट्रिया के साथ प्रशा का युद्ध कब हुआ? तो वह 1866 ईस्वी में हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो 1804। फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो 1804। और ऑस्ट्रिया के साथ प्रशा का युद्ध कब हुआ? 1866। ऑस्ट्रिया के साथ प्रशा का युद्ध कब हुआ? 1866। और फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो 1804। ठीक है, इतिहास में तो आपका इतिहास का मतलब ही होता है बीती हुई बात, तो इसमें डेट पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। आप डेट को याद कर लेते हैं कि किस डेट में क्या युद्ध हुआ, किस डेट में किसका जन्म हुआ, किस डेट में कब कौन किसका मृत्यु हो गया। तो इस तरह का चीज़ को, सारी घटना को, इतिहास का मतलब बीती हुई घटना को याद रखना ही क्या है? इतिहास। तो इसमें डेट पे ज़्यादा फोकस कीजिए, डेट याद कर लेते हैं, एग्जैक्ट डेट होना चाहिए, यानी कि कुछ भी लिख देने से आपका मार्क्स मिलेगा ऐसा कुछ नहीं। एग्जैक्ट डेट याद कर लीजिए, इतिहास का समस्या आपका समाधान हो जाएगा, इतिहास का जो प्रॉब्लम है हिस्ट्री का वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 आपका, इधर आपका MCQ में 30 क्वेश्चन कराएं, इसके बाद आपका जो है 41 क्वेश्चन आपका 1 लाइनर है। तो कुल मिला कितना इस लेसन से आपका 71 क्वेश्चन हो जाएगा, 30 MCQ है और 41 1 लाइनर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, टूटी हुई बेड़ियाँ, मशाल, तलवार, उगता सूर्य आदि प्रतीक क्या कहलाता है? टूटी हुई बेड़ियाँ, मशाल, तलवार, उगता सूर्य आदि प्रतीक जो है क्या कहलाता है? वह रूपक है। क्या वो? रूपक है। या क्या है? रूपक। टूटी हुई बेड़ियाँ, मशाल, तलवार, उगता हुआ सूर्य यह किसका प्रतीक है? वो रूपक का प्रतीक, रूपक का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था? फ्रांस की क्रांति क्या हुआ? 1789। तो
1789 में जो फ्रांस की क्रांति आई थी, फ्रांस का रिवॉल्यूशन, तो उस समय किसका शासन था? ये शासन कौन कर रहा था? लुई 16वां। फ्रांस की क्रांति जो 1789 में हुआ, उस समय जो शासन था वो किसका था? लुई 16वां। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1789, जस्ट अभी जिक्र किया है। फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1789, उसमें शासन कौन था? लुई 16वां। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की? यंग इटली सोसाइटी का स्थापना किसने की? तो मेजिली के द्वारा यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किया गया। द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? मॉन्टेस्क्यू। द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक के लेखक मॉन्टेस्क्यू है। अब देखिए, बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना? तो 1871, 1871। बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना? 1871, 1871। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आँखों पर पट्टी बांधे हुए तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है? आँखों पर पट्टी बांधे हुए तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है? तो वो न्याय का प्रतीक है। ये क्या है? न्याय का प्रतीक है। आँखों पर पट्टी बांधी हुई और तराजू लिए हुए महिला का जो है वो न्याय का प्रतीक है। वो न्याय का प्रतीक के बारे में वो न्याय बता रहा है कि न्याय के लिए वो इस तरह किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बुर्बो राजवंश का शासन किस देश में था? बुर्बो राजवंश का शासन किस देश में था? तो आपका फ्रांस में। कहाँ था? फ्रांस में। बुर्बो राजवंश का शासन फ्रांस में था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मारी आन किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? मारीवान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? मारी आन किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? तो आपका फ्रांस। कहाँ का? फ्रांस का। वियना की संधि कब हुई? तो आपका 1815, 1815। वियना की संधि कब हुई? 1815। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो आपका क्वेश्चन नंबर आपका 13, वियना सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ? तो 1815। वियना सम्मेलन का आयोजन भी 1815 में हुआ और वियना का संधि भी क्या है? 1815। दोनों एक ही चीज़ है ना, सम्मेलन हुआ तो फिर संधि हुआ। तो 1815 में जो है वियना का सम्मेलन हुआ और वियना का संधि भी 1815 में ही हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? जो आपका काउंट काबूर जो है एक आदमी है, एक व्यक्ति है। क्या है वो? काउंट काबूर क्या है? काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो वो प्रधानमंत्री बना दिया था। क्या बना दिया था? प्रधानमंत्री, पीएम। यानी काउंट काबूर को जो है विक्टर इमैनुएल ने प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वो विचारधारा जो स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता पर आधारित हो उसे क्या कहते हैं? तो नारीवाद। क्या कहते हैं? नारीवाद। वह विचारधारा जो स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता पर आधारित हो उसे क्या कहते हैं? तो नारीवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 16, जर्मनी को एकजुट करने में किसका अहम भूमिका है? तो ऑटो वान बिस्मार्क का। जर्मनी को एकजुट करने में किसका अहम भूमिका है? तो आपका ऑटो वान बिस्मार्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली के एकीकरण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? इटली एकीकरण का आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो कैमिलो दे काबूर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई? खून और खंडक। जर्मनी की एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई? खून और खंडक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कब यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिला? 1832, 1832। कब यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? तो आपका 1832। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है आपका? 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का एक गंभीर स्रोत था। वो क्या था? बाल्कन क्षेत्र। क्या था? बाल्कन क्षेत्र। 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का एक गंभीर स्रोत था। तो वह क्या था स्रोत? बाल्कन क्षेत्र। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपका है, सार्डिनिया पिडमांड का शासक था। सार्डिनिया पिडमांड का शासक कौन था? तो विक्टर इमैनुएल जो आपका
इसने जो है आपका क्या किया था, प्रधानमंत्री किसको बनाया था, काउट काबुर को। जो आपका काउट काबुर को जो है प्रधानमंत्री बनाया था, नियुक्त किया था प्रधानमंत्री के पद पर विक्टर इमैनुएल ने, विक्टर इमैनुएल ने। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन का, शुल्क संघ जॉल वेराइन, शुल्क संघ जॉल वेराइल की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी, प्रसा की पहल पर, किसकी पहल पर, प्रसा। शुल्क संघ जॉल वेराइल, शुल्क संघ जॉल वेराइन की स्थापना किसकी पहल पर की गई, तो प्रसा की पहल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1871। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ, 1871। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ, 1871। जर्मनी का एकीकरण जब हुआ कब पूरा हुआ, तो आपका 1871। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की, विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की, नेकर के द्वारा, नेकर के द्वारा विश्वकोश नामक पुस्तक की रचना की, विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की, तो नेकर के द्वारा, नेकर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वास्तिल किले का पतन कब हुआ, वास्तिल किले का पतन कब हुआ, तो 1789, 1789 को वास्तिल किले का पतन हुआ। वास्तिल किले का पतन जो है 1789 ईस्वी को हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 1815 में आयोजित वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की, तो वह मेटरनिक, किसने की, मेटरनिक। 1815 में 1815 में जो आयोजित जो आपका वियना सम्मेलन हुआ था, वियना सम्मेलन कब आयोजित हुआ, 1815, तो उसमें मेजबानी जो वो किसने की थी, मेटरनिक, मेटरनिक। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 27 है, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया में का नेतृत्व, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का नेतृत्व जो है आपका सार्डिनिया विडमांड द्वारा किया गया था, किसके द्वारा, सार्डिनिया विडमांड के द्वारा। इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का नेतृत्व सार्डिनिया विडमांड द्वारा किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मारियान, खाली जगह है, आप किसी भी तरह से क्वेश्चन को याद करना इस लेसन का। मारियान एक नारी रूपक थी, मारियान क्या था, मारियान क्या है, एक नारी रूपक थी, क्या थी, एक नारी रूपक थी जिसने जनराष्ट्र के विचार को रेखांकित किया। मारियान एक नारी रूपक थी जिसने जनराष्ट्र के विचार को रेखांकित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वियना सम्मेलन की मेजबानी, वियना सम्मेलन की मेजबानी जो है वह ड्यूक मेटरनिक ने किया था, वियना सम्मेलन की मेजबानी जो है ड्यूक मेटरनिक ने किया, ड्यूक मेटरनिक ने किया। अब नेक्स्ट, रूढ़िवादी, रूढ़िवादी जो है आपका, रूढ़िवादी लोकतंत्र की स्थापना और सुरक्षा में विश्वास नहीं करते, रूढ़िवादी लोकतंत्र की स्थापना और सुरक्षा में विश्वास नहीं करते, लोकतंत्र जो है वो रूढ़िवादी लोकतंत्र की स्थापना और सुरक्षा में विश्वास नहीं करते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का है क्वेश्चन नंबर 31, साम्राज्यवाद से जुड़कर राष्ट्रवाद 1914 में यूरोप को महाविपदा की ओर ले गया, साम्राज्यवाद से जुड़कर राष्ट्रवाद 1914 में यूरोप को महाविपदा की ओर ले गया। फ्रांस, फ्रांस जो है मारियान जो है वो फ्रांस गणराज्य का प्रतिनिधित्व करती है, मारियान फ्रांस गणराज्य की प्रतिनिधित्व करती है। 1832 की कुस्तुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। 1832 ईस्वी की कुस्तुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। फ्रांस में राष्ट्र के प्रतीक के रूप में ईसाई नाम, फ्रांस के राष्ट्र के प्रतीक के रूप में, फ्रांस में राष्ट्र के प्रतीक के रूप में ईसाई नाम जो है आपका मारियान दिया। ईसाई नाम मारियान जो है क्या था, वो ईसाई नाम था जो किसने दिया, फ्रांस में राष्ट्रवाद के प्रतीक के रूप में दिया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 35 नंबर क्वेश्चन, बलुत वृक्ष को जो है आपका वीरता का प्रतीक माना जाता है, बलुत वृक्ष को वीरता का प्रतीक माना जाता है। बलुत वृक्ष को क्या माना जाता है, वीरता का प्रतीक। बलुत वृक्ष को जो है वीरता का प्रतीक माना जाता है। वीरता का प्रतीक किसको माना जाता है, बलुत वृक्ष को। एक महान सेना नायक नेपोलियन बोनापार्ट को फ्रांस का क्या घोषित किया, सम्राट। यह जो आपका महान सेना नायक जो नेपोलियन बोनापार्ट वो कहाँ का था, फ्रांस का उसको सम्राट घोषित किया गया। महान सेना नायक नेपोलियन बोनापार्ट को फ्रांस का सम्राट घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपोलियन ने सुचारू शासन व्यवस्था के लिए, नेपोलियन ने जो फ्रांस का सम्राट था सुचारू शासन के व्यवस्था के लिए
क्या बनाई, आचार संहिता बनाई। आचार संहिता किसके द्वारा बनाया गया है, आचार संहिता जब आपका नेपोलियन बोनापार्ट ने बनाया, जो फ्रांस का शासक था, सम्राट था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसी गणराज्य। फ्रांसीसी गणराज्य का प्रतिनिधित्व करने वाला रूपक कौन था, मारियान। मारियान जो ईसाई भाषा का नाम है। फ्रांसीसी गणराज्य का प्रतिनिधित्व करने वाला रूपक जो वह क्या हो, मारियान जो ईसाई नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भूमिगत संगठनों यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना मैत्सिनी ने की थी। भूमिगत संगठन जो था यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना मैत्सिनी ने की थी। अब नेक्स्ट आपका वियना संधि का उद्देश्य नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए बदलावों को खत्म करना था। वियना संधि का उद्देश्य जो है नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए बदलावों को खत्म करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का, फ्रेडरिक सार्यूक जो है फ्रांस देश से संबंधित थे। कहाँ से थे, फ्रांस। फ्रेडरिक सार्यूक फ्रांस देश से संबंधित थे। अब देखते हैं नेक्स्ट आपका, यह जो आपका इस तरह से आपका जो फर्स्ट लेसन था आपका इतिहास का, सामाजिक विज्ञान का जो इतिहास था उसमें वो आपका पहला लेसन था। आपका फर्स्ट लेसन जो आपका था इतिहास का, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो इसमें आपका जो है आपका 30 MCQ क्वेश्चन था और आपका 40 जो आपका वन लाइनर क्वेश्चन था, जो बहुत ही महत्वपूर्ण था, जो आप इस वीडियो में आप देखें। अब नेक्स्ट लेसन है आपका इतिहास का, भारत में राष्ट्रवाद। जो सेकंड लेसन जो है हिस्ट्री का, भारत में राष्ट्रवाद। सामाजिक विज्ञान का जो दूसरा अध्याय है इतिहास का, तो भारत में राष्ट्रवाद, इसका कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसको भी आप देखते हैं इस वीडियो में। इसमें आपका इतिहास का पूरा सुपड़ा साफ हो जाएगा एक ही वीडियो में, इतिहास का काम तमाम। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में राष्ट्रवाद का जो पहला सवाल आपका, गांधी जी ने दांडी यात्रा कब की। गांधी जी ने जो है दांडी यात्रा कब शुरू की। तो गांधी जी के द्वारा जो है आपका दांडी यात्रा कब शुरू की, तो आपका सही उत्तर हो जाए आपका 12 मार्च 1930। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, 12 मार्च 1930। गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की, 12 मार्च 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी अफ्रीका कब गए। गांधी जी अफ्रीका कब गए, तो कब गए, 1893। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा, गांधी जी अफ्रीका कब गए, तो 1893। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जालियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी, जनरल डायर। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा, जनरल डायर ने ही जालियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन जो हुआ कब हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 7 सितंबर 1931। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, 7 सितंबर 1931 ईस्वी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। सेकेंड गोलमेज सम्मेलन जो हुआ आपका हुआ कब, 7 सितंबर 1931। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और बिना मुकदमा चलाए जेल बंद रखने का प्रावधान किस एक्ट में था, रॉलेट एक्ट, इसको काला कानून बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का प्रावधान जो है आपका रॉलेट एक्ट में था। रॉलेट एक्ट में ऐसा नियम था कि बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का प्रावधान था, जो आपका राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने के लिए एक्ट चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना के कारण महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया। तो महात्मा गांधी ने जो एक आंदोलन को वापस लिया था, उस आंदोलन का क्या नाम था, असहयोग आंदोलन को। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना के कारण महात्मा गांधी ने जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 7। किसी क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से स्वागत है। आशा करते हैं आप बहुत आगे तक बढ़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस लेसन का जो हिस्ट्री का जो सेकंड लेसन है, लेसन का क्या नाम है, भारत में राष्ट्रवाद। इसका अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ। तो प्रथम विश्व युद्ध जो आपका 1914 से 1918 तक हुआ। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, 1914 से 1918। और सेकंड कब हुआ था, 1939 से 1945। सेकंड कब हुआ था, 1939 से 1945। तो फर्स्ट
वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार जो आपका 1914 से 1918, 1914 से 1918, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक हुआ। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, महात्मा गांधी ने कब नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया? महात्मा गांधी ने कब नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा 6 अप्रैल 1930, 6 अप्रैल 1930 को। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। 6 अप्रैल 1930 को जो है महात्मा गांधी ने नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया। महात्मा गांधी ने जो है आपका 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाकर जो है नमक कानून का उल्लंघन किया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 9, 1932 ईस्वी में पूना समझौता पैक्ट किन के बीच हुआ? तो जो आपका 1932 में जो पूना समझौता पैक्ट हुआ था वो किसके बीच हुआ था? गांधी जी और अम्बेडकर, गांधी जी और अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच जो है वो 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। जो महात्मा गांधी को क्या कहते हैं? राष्ट्रपिता भी कहते हैं, और भीमराव अम्बेडकर जो है संविधान का जनक है, सृजन करता है। चलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट जो है, पूना समझौता जो है वो गांधी जी और महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या आपका? क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो आपका कब हुई? तो 1906। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो 1906 ईस्वी को हुआ। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी को हुआ था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो आपका हो जाएगा 1915। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा 1915। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत जो है 1915 ईस्वी को लौटे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 ईस्वी को लौटे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किसानों के लिए गुजरात के खेड़ा में गांधी जी ने सत्याग्रह कब किया? किसानों के लिए गुजरात के खेड़ा में गांधी जी ने सत्याग्रह कब किया? तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा 1917। कब? 1917। किसानों के लिए गुजरात के खेड़ा में गांधी जी ने सत्याग्रह कब किया? तो 1917। किसानों के लिए जो गुजरात के खेड़ा में गांधी जी ने सत्याग्रह किया था 1917 ईस्वी को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर आपका 13, 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस का गोलमाल ऐलान किसने किया था? तो आपका वायसराय लॉर्ड इरविन के द्वारा। ऑप्शन 2 इसका सही हो जाएगा। 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस का गोलमाल ऐलान जो है वायसराय लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 14, असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों के दौरान का नेतृत्व जो है वो किसने किया था? असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा बाबा रामचंद्र। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा बाबा रामचंद्र। असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों का नेतृत्व जो है वो बाबा रामचंद्र ने किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नांकित में से किसने 1919 का रॉलेट एक्ट पारित किया था? रॉलेट एक्ट जो आपका काला कानून जो था जो आपका वो किसने पारित किया था? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा पारित किया गया था 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, महात्मा गांधी कितने सदस्यों के साथ दांडी यात्रा आरंभ की थी? महात्मा गांधी जो है इसने जो दांडी यात्रा जो प्रारंभ किया था वह कितने सदस्यों के साथ? तो क्या 78 सदस्य। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। महात्मा गांधी ने 78 सदस्यों के साथ दांडी यात्रा प्रारंभ किया था। कब किया था? तो दांडी यात्रा का प्रारंभ जो आपका 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी यात्रा का प्रारंभ जो हुआ 12 मार्च 1930 को किया गया था 78 सदस्यों के
7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा दिसंबर में 1920 में जो आपका नागपुर अधिवेशन हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन में पारित हुआ था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है कांग्रेस के 1920 नागपुर अधिवेशन में पारित हुआ, जो 1920 में हुआ, जो दिसंबर 1920 में। अब नागपुर का जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसी में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किस पार्टी का गठन किया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किस पार्टी का गठन किया? तो उसका सही आंसर हो जाएगा स्वराज पार्टी। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। 18 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? स्वराज पार्टी का गठन चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया। स्वराज पार्टी का गठन चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आंध्र प्रदेश की गूडेम पहाड़ियों में आदिवासी किसानों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? आंध्र प्रदेश की गूडेम पहाड़ियों में आदिवासी किसानों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी सीताराम राजू। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के गूडेम पहाड़ियों में आदिवासी किसानों के विद्रोह का नेतृत्व जो हुआ अल्लूरी सीताराम राजू ने किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, यह कथन किसने कहा? स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, यह कथन जो है आपका बाल गंगाधर तिलक ने कहा है। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यह कथन कहा गया है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे, यह कथन बाल गंगाधर तिलक का है, जो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ब्रिटिश सरकार ने केसर ए हिंद की उपाधि से किसे सम्मानित किया? ब्रिटिश सरकार ने केसर ए हिंद की उपाधि से किसे सम्मानित किया? तो आपका महान शख्सियत था महात्मा गांधी, MK गांधी। महात्मा गांधी जिसका पूरा नाम है मोहनचंद करमचंद गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आपका केसर ए हिंद की जो उपाधि जो ब्रिटिश सरकार ने जो सम्मानित किया गया था, महात्मा गांधी को सम्मानित किया गया था केसर ए हिंद की उपाधि से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बापू किन्हें कहा जाता है? बापू किन्हें कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन बहुत आसान भी है। बापू किन्हें कहा जाता है, जो हर बच्चा को पता है। बापू किन्हें कहा जाता है? तो महात्मा गांधी क्या है? महात्मा गांधी को बापू कहा जाता है। बापू कहा जाता है महात्मा गांधी, और इसी को राष्ट्रपिता भी कहते हैं। राष्ट्रपिता भी महात्मा गांधी को ही कहे जाते हैं, बापू भी महात्मा गांधी को ही कहे जाते हैं, और केसर या हिंद की उपाधि भी महात्मा गांधी को ही दिए गए हैं, जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भारत को आज़ाद करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यह किसका कथन है? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। बहुत ही अच्छा स्लोगन है, जो आपका सुभाष चंद्र बोस के द्वारा यह स्लोगन दिया गया, यह नारा दिया गया, जो बहुत ही इम्पोर्टेंस है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसका है? यह कथन किसका है? सुभाष चंद्र बोस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका संथाल विद्रोह का नेता कौन थे? संथाल विद्रोह का नेता कौन थे? सिद्धू कानू जो आपका 4 भाई थे, उनमें जो है उसका संथाल विद्रोह का नेता कौन थे? सिद्धू और कानू दोनों भाई थे। सिद्धू कानू, चांद भैरव, ये 4 भाई थे। तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया सिद्धू कानू दोनों भाइयों ने मिलकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। इन दोनों अलियों ने मिलकर के खिलाफत आंदोलन का प्रमुख नेता है। खिलाफत आंदोलन का जो शुरुआत जो है खिलाफत आंदोलन का प्रमुख नेता कौन थे? मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया? अभी हम बात किए गांधी जी को बापू भी कहे जाते हैं, राष्ट्रपिता भी कहे जाते हैं। तो राष्ट्रपिता जो है सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया, तो वो कौन है?
सुभाष चंद्र बोस, जिसने नारा दिया था तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। चलिए, सुभाष चंद्र बोस ने ही सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया और ये उसका उपाधि दिया गया। राष्ट्रपिता का उपाधि जो है सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना किसने की? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने की? तो वो भगत सिंह के द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किया गया। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना भगत सिंह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, असहयोग आंदोलन की समाप्ति की घटना किस घटना से हुई? असहयोग आंदोलन की समाप्ति जो है किस घटना से हुई? तो चौरी चौरा हिंसात्मक घटना से। असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। चौरी चौरा हिंसात्मक घटना जो हुआ, इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को वो वापस ले लिया और असहयोग आंदोलन का समापन जो हुआ चौरी चौरा हिंसात्मक घटना के बाद ही वो उसका हो गया। तो असहयोग आंदोलन का जो समाप्ति जो हुआ किस घटना से हुआ? तो चौरी चौरा हिंसात्मक घटना। इसी घटना के बाद असहयोग आंदोलन जो चलाया जा रहा था महात्मा गांधी के द्वारा, उसको वो वापस ले लिया गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आज का जो वीडियो है बहुत ही खास होने वाला है उन विद्यार्थियों के लिए जो 2023 में जो मैट्रिक का बोर्ड का जो परीक्षा देने वाले हैं, जो आपका एग्ज़ाम दो होने वाले हैं। तो आपका सोशल साइंस का जो पेपर है आपका 20 मार्च 2023 को, उसमें आपका आज का जो वीडियो में आपका पूरा इतिहास का, संपूर्ण इतिहास का ऑब्जेक्टिव्स प्लस एक शब्द में देने वाले आंसर का सफाया करने जा रहे हैं। इसलिए आप लोग वीडियो में बने रहेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो जो ऐसा 4 वीडियो में आपका पूरा सोशल साइंस का पूरा काम तमाम कर देंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही खास होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से जो है क्या है, भारत माता की छवि को किसने चित्रित किया? स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से भारत माता की छवि को किसने चित्रित किया? तो वह था अवनींद्र नाथ टैगोर। अवनींद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। जो आपका स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से जो है भारत माता की छवि को किसने चित्रित किया? अवनींद्र नाथ टैगोर। चलिए, ये आपका रविंद्रनाथ टैगोर होगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, टाइपिंग में एरर है। ये क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर। इसका बेटा उठा है क्या? बेटा नहीं, वो गलती से टाइप हो गया है। यहाँ पे क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्या, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है स्वदेशी आंदोलन का प्रेरणा से भारत माता की छवि का चित्रण किया गया। रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 30, खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की? खुदाई खिदमतगार की स्थापना जो है आपका अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा किया गया। जो पाकिस्तानी नागरिक है, वो पाकिस्तान के वो नागरिक है जो अब्दुल गफ्फार खान, जिसके द्वारा खुदाई खिदमतगार की स्थापना किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। तो इस लेसन में जो आपका इतिहास का जो आपका दूसरा अध्याय जो है भारत में राष्ट्रवाद, इससे आपका 30 महत्वपूर्ण MCQ इस वीडियो में आप लोग देखें। अब इसी लेसन का जो आपका अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो 1 लाइनर क्वेश्चन है, इसको भी आप देखेंगे। अब स्टार्ट करते हैं आपका अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, जो बहुत ही इम्पोर्टेंस होगा आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए। चलिए देखते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। असहयोग आंदोलन, ये सब पॉइंट को याद रखेंगे। इतिहास में आप डेट याद कर लिया तो आपका इतिहास का सारा चीज़ आपको याद हो। डेट में ही बहुत बड़ी बात होता है, ये डेट मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए जितना भी डेट है उसको अच्छा से याद कर लीजिए। आप बार बार एक वीडियो को आप देखिए, सारा कलेक्शन आपका, हर चीज़ को हम कलेक्ट करके आपको वीडियो में परोस दे रहे हैं। इसके बाद आपको बस सुनना है, देखना है और आपको सब चीज़ आपको याद हो जाएगा। धीरे धीरे एक एक करके सभी वीडियो को देखते रहेंगे। चलिए, असहयोग आंदोलन कब से कब चलता है? आपके लिए बहुत ही मेहनत कर रहे हैं आप लोग, मेरा साथ दीजिए और आप अपना रिजल्ट में आप अपना सहभागिता निभाने का काम करेंगे। चलिए, असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला? तो 1920 से 1922 तक। असहयोग आंदोलन जो हुआ कब से कब तक चला? तो 1920 से 1922 तक। 1920 से प्रारंभ होकर 1922 तक वह असहयोग आंदोलन चलाया, जो महात्मा गांधी के द्वारा चला गया था। और 1922 में जो आपका जो क्या बोले चोरा चोरी घटना के कारण उसको वापस लिया गया और उसका समापन हो गया असहयोग आंदोलन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ?
रॉलेट एक्ट जिसको काला कानून बोलते हैं वो कब पारित हुआ? 1919, जिसको जो जलियांवाला बाग हत्याकांड भी 1919 में ही हुआ, और रॉलेट एक्ट भी पारित हुआ 1919 में, जिसको जो आपका काला कानून उसी एक्ट को बोलते हैं, रॉलेट एक्ट को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पंडित जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू जिसको बोलते हैं शॉर्ट में JL नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब पारित किया? तो आपका 1929 ईस्वी को, 31 दिसंबर 1929 को पंडित नेहरू ने पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया, दिसंबर 1929। आप सभी जानते हैं कि दिसंबर 1929 में क्या हुआ था? वो आपका पंडित नेहरू ने पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया 31 दिसंबर 1929 को। जो स्वतंत्र भारत का प्रथम प्रधानमंत्री है वह पंडित जवाहरलाल नेहरू ही था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? 1928 को। कब पहुंचा? 1928 को। साइमन कमीशन जो भारत जो पहुंचा 1928 ईस्वी को भारत पहुंचा साइमन कमीशन भारत। अब भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1942। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1942। और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब की? 1916। कब की? 1916। 1916 ईस्वी में जो है एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना किया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्रिप्स भारत कब आया? क्रिप्स भारत कब आया? 1942 में। क्रिप्स और कौन? साइमन कमीशन तो 1928 में भारत पहुंचा। भारत छोड़ो आंदोलन और क्रिप्स भारत आया, दोनों कब आया? 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन भी शुरू हुआ 1942 में और क्रिप्स भारत भी आया 1942 को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पूना पैक्ट जो आपका जो पूना समझौता था वो कब हुआ? तो सितंबर 1932 में। जो किसके इसके बीच समझौता हुआ था? तो पूना पैक्ट में गांधी जी और अम्बेडकर, महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के द्वारा वह पूना पैक्ट जो हुआ था वो दोनों के बीच हुआ था, मध्यस्थता हुआ था। पूना समझौता हुआ था जब का? सितंबर 1932 को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? 1930 जो दांडी यात्रा, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ कब किस यात्रा से शुरू हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो शुरुआत है वह दांडी यात्रा से हुआ जो 1930 में। और दांडी यात्रा आप सभी जानते हैं कि कब हुआ? तो 12 मार्च 1930 को जो गांधी जी के द्वारा आगाज़ किया गया था। और गांधी जी ने 78 सदस्य के साथ वो गांधी जी ने 78 सदस्यों के साथ दांडी यात्रा का प्रारंभ किया था 12 मार्च 1930 को। और उसी के साथ ही वो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन का भी शुरुआत हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत जो है गांधी जी ने दांडी यात्रा से ही किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत कब हुआ? 1930 में दांडी यात्रा के साथ, जो 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरुआत हुआ, यात्रा शुरू हुआ और उसने गांधी जी ने 78 सदस्य के साथ उस यात्रा को शुरुआत किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दमित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना। दमित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने की? भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो संविधान के पिता कहलाते हैं, उसने ही संविधान का यह आपका लिखा है। भीमराव अम्बेडकर के द्वारा ही संविधान को प्रतिपादित किया गया, संपादित किया गया, जो संविधान के जनक भी कहलाते हैं। और भीमराव अम्बेडकर के द्वारा ही दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दलित वर्ग एसोसिएशन का गठन कब किया? 1930 में। जब दांडी यात्रा के समय में ही, दांडी यात्रा जो 1930 में होता, उसी के समय में, दांडी यात्रा के समय में ही जो है भीमराव अम्बेडकर ने दलित वर्ग एसोसिएशन का स्थापना किया 1930 ईस्वी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है किस वर्ष हुई? 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किया गया। अब देखिए, गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? 1917 में गांधी जी के द्वारा चंपारण में सत्याग्रह शुरू किया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की संकल्प को अपनाया गया था? तो आपका लाहौर अधिवेशन जो आपका कब हुआ था? 1929 में। लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वराज जो था गांधी जी, पूर्ण स्वराज जो आपका का जो मांग किया था कांग्रेस के किस अधिवेशन में? तो वो लाहौर का अधिवेशन था। जो किसने मांग किया था? तो पंडित नेहरू। किसने?
पंडित नेहरू जो था आपका, पंडित नेहरू अर्थात वही जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो आपका क्या किया गया था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। और आपका वो कब था, तो लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन। पूर्ण स्वराज का जो पूर्ण स्वतंत्रता का जो प्रस्ताव पारित किया गया था पंडित नेहरू के द्वारा 31 दिसंबर 1929 को, वो कौन था अधिवेशन था कांग्रेस का, लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन जो 31 दिसंबर 1929 को हुआ था। उसी में कांग्रेस ने जो आपका पूर्ण स्वराज की संकल्पना को अपनाया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है आपका, वंदे मातरम गीत के रचयिता, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। कौन थे, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो आपका क्या थे, वंदे मातरम गीत के रचयिता थे। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन, करो या मरो, करो या मरो का नारा किसने दिया, तो ये आपका महात्मा गांधी ने दिया। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया, करो या मरो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, 1919 में, जो 13 अप्रैल 1919 में जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, 13 अप्रैल 1919 में जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और जनरल डायर के द्वारा यहाँ पर गोली चलाने का आदेश दिया गया था। सीमांत गांधी किसे कहते हैं, सीमांत गांधी किसे कहते हैं, अब्दुल गफ्फार खान। सीमांत गांधी किसे कहते हैं, अब्दुल गफ्फार खान जो पाकिस्तान के नागरिक है। सीमांत गांधी किसे कहते हैं, अब्दुल गफ्फार खान जो पाकिस्तान के नागरिक हैं। और उसी ने ही कौन, अब्दुल गफ्फार खान ने ही खुदाई खिदमतगार की स्थापना की। अब्दुल गफ्फार खान ने ही खुदाई खिदमतगार की स्थापना की और उसी को अब्दुल गफ्फार खान को ही सीमांत गांधी कहे जाते हैं। सीमांत गांधी किसे कहते हैं, अब्दुल गफ्फार खान को, और इसके द्वारा खुदाई खिदमतगार की स्थापना किया गया। अब चौरी चौरा कांड जो है हिंसात्मक घटना जो हुआ, चौरी चौरा जो हिंसात्मक घटना हुई वो कब हुई, 5 फरवरी 1922 को, 5 फरवरी 1922 को। और इसके बाद ही जो है आपका असहयोग आंदोलन को समाप्त कर लिया गया और असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी के द्वारा वापस ले लिया गया। और वंदे मातरम गीत की जो पुस्तक है, वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है, तो आनंद मठ। वंदे मातरम गीत जो है किस पुस्तक से लिया गया, आनंद मठ पुस्तक से लिया गया। आनंद मठ पुस्तक से वंदे मातरम गीत को लिया गया, जिसकी रचयिता कौन है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के रचयिता कौन है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसने क्या किया था, पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था लाहौर अधिवेशन में जो 1929 को हुआ था, दिसंबर 1929 को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, बंगाल विभाजन कब हुआ, बंगाल विभाजन कब हुआ, बंगाल विभाजन कब हुआ, बंगाल विभाजन कब हुआ, तो 1905 में। बंगाल विभाजन कब हुआ, 1905 में। और गांधी इरविन समझौता कब हुआ, तो 1931 को, 5 मार्च 1931। बंगाल विभाजन 1905, गांधी इरविन समझौता कब, 1931, 5 मार्च 1931। गीतांजलि जो की रचना किसने की, तो रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि की रचना किसने की, गीतांजलि की रचना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया। गीतांजलि की रचना किसने की, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन का, भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ, 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को। और किसने बनाया, तो भीमराव अम्बेडकर के द्वारा भारतीय संविधान को बनाया गया। और गदर पार्टी की स्थापना किसने की, तब पर लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना किया गया। गदर पार्टी की स्थापना किसने की, लाला हरदयाल ने। अब प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ, लंदन में हुआ था 1930 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ, तो लंदन में 1930 ईस्वी में हुआ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, क्वेश्चन नंबर 28। असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था गांधी जी के द्वारा। असहयोग आंदोलन जो है प्रारंभ किया गया था गांधी जी के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था। और असहयोग खिलाफत आंदोलन जो है शुरू हुआ कब, जनवरी 1921। असहयोग खिलाफत आंदोलन जो है जनवरी 1921 को शुरू हुआ, दिसंबर 1929 में
जो है आपका लाहौर अधिवेशन कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की, और वह मांग करने वाला कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग को स्वीकार किया, और वह मांग किसने किया था? तो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 31 नंबर प्रश्न है, लखनऊ समझौता वर्ष कब है? 1916। लखनऊ में जो समझौता हुआ था वह वर्ष 1916। लखनऊ समझौता कब हुआ? 1916। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किस गठन का समिति को उसको जांच के लिए दिया गया? जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत जो हुआ हंटर समिति का गठन किया गया। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो है उपरांत जो है आपका हंटर समिति का गठन किया गया। हंटर समिति का गठन कब किया गया? जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। और जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो आप 1919 ईस्वी को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस कब लिया गया? 1922 को। असहयोग आंदोलन को वापस कब लिया गया? 1922 को, चौरी चौरा हिंसात्मक घटना के बाद। चौरी चौरा जो घटनाकांड हुआ, इसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। नेहरू रिपोर्ट जो हुआ कब प्रस्तुत की गई? तो 10 अक्टूबर 1928 को। नेहरू रिपोर्ट 10 अगस्त 1928, टंग स्लिप कर जाता है, 10 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट जो है आपका 10 अगस्त 1928 को प्रस्तुत किया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गांधी जी ने दांडी नामक स्थान पर, दांडी एक जगह है जहाँ से दांडी यात्रा शुरुआत हुआ। दांडी एक जगह है जो गुजरात में, दांडी एक जगह है और उसी जगह से दांडी यात्रा का शुरुआत किया गया। और गांधी नामक जो आपका व्यक्ति गांधी जी, महात्मा गांधी जो राष्ट्रपिता कहे जाते हैं, महात्मा गांधी के द्वारा दांडी नामक जगह पर नमक बनाकर नमक कानून का क्या किया गया? उल्लंघन किया गया। क्या किया गया? उल्लंघन किया गया। महात्मा गांधी ने दांडी नामक स्थान पर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया गया। ये आपका दांडी यात्रा कब हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 12 मार्च 1930 को, जो बहुत बार हम चर्चा कर दिए इस वीडियो में। आज इसके बाद आज का वीडियो में आपका कितना क्वेश्चन था? सेकेंड लेसन जो था आपका, सेकेंड लेसन में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, MCQ क्वेश्चन कितना था? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका सेकेंड लेसन में आपका 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। आपका ऑप्शन MCQ था 30, और इसके बाद आपका वन लाइनर क्वेश्चन आपका था 35। कितना? 35। तो इस तरह से इतिहास का जो आपका सेकेंड लेसन से 35 और 30 65 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन हम बहुत अच्छे तरीके से किए। अब नेक्स्ट लेसन देखते हैं। नेक्स्ट लेसन को भी इतना ही जोश के साथ करेंगे। फिर आगे आप बने रहेंगे वीडियो में, क्योंकि एक ही वीडियो में इतिहास का समापन होने वाला है। इतिहास का फिर आपका कहीं कोई दिक्कत भी नहीं होने वाला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट लेसन जब का है, इतिहास का तीसरा लेसन क्या है? भूमंडलीकृत विश्व का बनना। सोशल साइंस का जो हिस्ट्री का जो थर्ड लेसन है, तीसरा लेसन है। सामाजिक विज्ञान का जो आपका तीसरा अध्याय है इतिहास का, सामाजिक विज्ञान का इतिहास में तीसरा अध्याय, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। भूमंडलीकृत विश्व का बनना, इसका जो आपका MCQ क्वेश्चन जो है, बहुविकल्पीय प्रश्न आपका पहला प्रश्न भूमंडलीकृत विश्व का बनना का फर्स्ट क्वेश्चन, रिंडरपेस्ट क्या था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रिंडरपेस्ट क्या था? रिंडरपेस्ट क्या था? पशु रोग। रिंडरपेस्ट क्या था? पशु रोग। रिंडरपेस्ट क्या था? पशु रोग। ये सभी प्रश्न को मॉडल सेट में बहुत सुर्खियाँ दी गई है, बहुत ही जगह दिया गया है सभी क्वेश्चन को। मॉडल सैंपल क्वेश्चन सेट में, मॉडल सैंपल पेपर में इसका जगह बहुत दिया गया। रिंडरपेस्ट क्या था? पशु रोग था। ये क्या था? रिंडरपेस्ट क्या था? पशु का एक रोग था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका की खोज। अमेरिका की खोज किसने की थी? अमेरिका की खोज किसने की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अमेरिका की खोज किसने की? तो आपका क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा अमेरिका की खोज किया गया था। अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी अमेरिका के लोगों के लिए विनाशकारी सिद्ध हुई? तो चेचक। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। चेचक बीमारी जो है
अमेरिका के लोगों के लिए विनाशकारी सिद्ध हुई। चेचक बीमारी अमेरिका के लोगों के लिए विनाशकारी सिद्ध हुई। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसे मित्र राष्ट्र माना जाता है? ब्रिटेन, फ्रांस और रूस को। ब्रिटेन, फ्रांस और रूस को जो है क्या माना जाता है? आपका मित्र राष्ट्र। मित्र राष्ट्र किसे माना जाता है? ब्रिटेन, फ्रांस और रूस को। ब्रिटेन, फ्रांस और रूस को मित्र राष्ट्र माना जाता है। ब्रिटेन, फ्रांस और रूस को मित्र राष्ट्र माना जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन का है, इसका क्या होगा? मित्र राष्ट्र किसे माना जाता है? इसका सही उत्तर हो गया आपका मित्र राष्ट्र किसे माना जाता है? ब्रिटेन, फ्रांस और रूस को। ब्रिटेन, फ्रांस और रूस को। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कार उत्पादन को बढ़ाने के लिए हेनरी फोर्ड द्वारा निम्नलिखित में से किस तरीके को अपनाया गया? तो असेंबली लाइन को अपनाया गया। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। कार उत्पादन को बढ़ाने के लिए हेनरी फोर्ड द्वारा जो है असेंबली लाइन के तरीकों को अपनाया गया। असेंबली लाइन के तरीके को अपनाया गया हेनरी फोर्ड के द्वारा कार उत्पादन को बढ़ाने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनरी फोर्ड कौन था? हेनरी फोर्ड कौन था? कार निर्माता, जो अमेरिका का कंपनी है कार निर्माता। हेनरी फोर्ड कौन था? तो ऐसा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो मॉडल सिंपल क्वेश्चन पेपर में इसका बहुत ही सुर्खियों में है। ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मॉडल क्वेश्चन से पेपर में इसका जगह बार बार इसको रिपीटेड क्वेश्चन है। हेनरी फोर्ड जो कौन था? कार निर्माता कंपनी है जो आपका अमेरिका का कंपनी है जिसने असेंबली लाइन का प्रयोग करके कार उत्पादन को बढ़ाने का काम किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है। मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, ह्यूमन राइट डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महामंदी की समय अवधि क्या थी? महामंदी की समय अवधि क्या थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1929 से 1930 के दशक। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। 1929 से 1930 के दशक को महामंदी का समय माना गया है। महामंदी की समय अवधि है 1929 से 1930 के दशक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है आपका G77 जिसको हिंदी में बोलते हैं G77। जी का मतलब ग्रुप होता है। जी का मतलब क्या होता है? ग्रुप, समूह 77। G77 जो है आपका से आप क्या समझते हैं? G77 से क्या समझते हैं? तो विकासशील देशों का समूह है। यह क्या है? G77 में आपका 77 देश है जो विकासशील देशों का समूह है। जो डेवलपिंग कंट्री जो है, डेवलपिंग कंट्री का जो लिस्ट है इसमें G77 देश, इसमें 77 कंट्री उस लिस्ट में शामिल है। ग्रुप 77 में G77 अर्थात ग्रुप 77 में जब का 77 देश इसमें शामिल है जो विकासशील देशों का समूह है G77। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का, ब्रेटन वुड्स व्यवस्था क्या थी? ब्रेटन वुड्स व्यवस्था क्या थी? तो क्या थी? युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। ब्रेटन वुड्स व्यवस्था क्या थी? तो आपका युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 आपका है, भारत में आने वाली पहली 2 यूरोपीय जातियाँ कौन थी? भारत में आने वाली पहली 2 यूरोपीय जातियाँ कौन थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुर्तगाली और डच। भारत में आने वाली जो है आपका ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। भारत में आने वाली पहली 2 यूरोपीय जातियाँ जो है आपका पुर्तगाली और डच थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12 1890 के दशक में अफ्रीका के मवेशियों में कौन सी बीमारी बहुत तेज़ी से फैल गई? तो क्या था? रिंडरपेस्ट जो पशु की बीमारी थी जो अफ्रीका में फैला गया था, जो बहुत तेज़ी से फैला, और वह क्या था? रिंडरपेस्ट क्या था? पशुओं की बीमारी थी जो 1890 के दशक में अफ्रीका में मवेशियों में बहुत तेज़ी से फैल गई, रिंडरपेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व बैंक और IMF के किसी भी फैसले को वीटो कर सकता है? तो वह अमेरिका। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, अमेरिका। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व बैंक और IMF के किसी भी फैसले को
वीटो कर सकता है वह अमेरिका। वो देश कौन है? अमेरिका। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 इसका सही हो जाएगा। 3 क्या हो जाएगा? अमेरिका इसका सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है आपका? कौन सा देश विश्व बैंक और IMF के किसी भी फैसले को वीटो कर सकता है? तो वो आपका आंसर हो जाएगा अमेरिका। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका जो है विश्व बैंक और IMF के लिए किसी भी फैसले को वीटो कर सकता है। और आपका IMF जो आपका IMF का पूरा नाम क्या होता है? फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF का जो आपका फुल फॉर्म होता है, देखिए इसका आंसर तब का हो गया आपका अमेरिका। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा कि अमेरिका जो है विश्व बैंक और IMF के सभी फैसले को वीटो कर सकते, किसी भी फैसले को वीटो कर सकते, किसी भी फैसले को वीटो कर सकता है। वीटो का अधिकार अमेरिका के पास है। चलिए, तो वो IMF इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। मॉनेटरी फंड ये आपका फुल फॉर्म है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आपका IMF जो आपका एक फंड है, जो उसका पूरा नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसमें 190 कंट्रीज में पार्टिसिपेट किया हुआ है। कितना? 190 190 देश इसमें शामिल है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में, जो आपका विश्व बैंक और IMF के साथ किसी भी फैसले के लिए वीटो कर सकते हैं। वो देश कौन? अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, IMF का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो 190 देश उसमें शामिल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन दूर दूर के देशों को उपनिवेश बनाने में सहायक न बना? निम्नलिखित में से कौन दूर दूर के देशों को उपनिवेश बनाने में सहायक न बना? तो आपका क्या हो जाएगा? आलू। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। आलू जो है दूर दूर के देशों को उपनिवेश बनाने में सहायक न बना। क्या हो गया? इसका आंसर हो जाएगा आलू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15 नंबर क्वेश्चन आपका 50 नंबर क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किन्हें धुरी शक्तियाँ साझा समझा जाता था? नास्ती, जर्मनी, जापान और इटली को। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन्हें धुरी शक्तियाँ साझा समझा जाता था? तो क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर क्या हो जाएगा? नात्सी, जर्मनी, जापान और इटली। नात्सी, जर्मनी, जापान और इटली को क्या माना जाता था? धुरी शक्तियाँ समझा जाता था। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? किन संस्थाओं को ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान भी कहा जाता है? एक संस्था है जिसको ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान कहा जाता है, तो वह संस्था का नाम क्या है? विश्व बैंक और IMF। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक और IMF जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, दोनों को जो है ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान कहे जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 17 नंबर प्रश्न, आर्थिक महामंदी की शुरुआत किस देश से हुई? कहाँ से हुई? तो अमेरिका से। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। आर्थिक महामंदी की शुरुआत किस देश से हुई? तो वह अमेरिका से हुआ। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। आर्थिक महामंदी की शुरुआत किस देश से हुई? तो अमेरिका से। आर्थिक महामंदी की शुरुआत अमेरिका देश से हुई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? तो 1939 से 1945। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? 1939 से 1945। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सिल्क मार्ग मुख्यतः किन 2 महाद्वीपों को जोड़ता है? सिल्क मार्ग मुख्यतः किन 2 महाद्वीपों को जोड़ता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा एशिया और यूरोप को। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। सिल्क मार्ग मुख्यतः एशिया और यूरोप 2 महादेशों को, द्वीपों को जोड़ता है। सिल्क मार्ग मुख्यतः एशिया और यूरोप 2 महाद्वीपों को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का, संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 देशों को कौन सा विशेषाधिकार प्राप्त है? संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 देश है
और 5 देशों को एक अधिकार प्राप्त है जो विशेषाधिकार प्राप्त है। उस विशेषाधिकार का नाम क्या है, तो वो वीटो पावर इन 5 देशों का है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 देश जो है उसमें 5 देशों को वीटो का पावर है, विशेष अधिकार है उसको वीटो का पावर, जो अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, चाइना ये सबको है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 5 देश है उसको वीटो का पावर है। अब इस लेसन में आपका लेसन था, तीसरा लेसन हिस्ट्री का, सोशल साइंस का जो थर्ड लेसन था हिस्ट्री का, जो भूमंडलीकृत विश्व का बनना, इसमें आपका टॉप मोस्ट 20 MCQ क्वेश्चन को इस वीडियो पर आप लोग ने देखा। अब इसी लेसन का कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न है जो वन लाइनर फॉर्म में है, तो यह भी सभी प्रश्न क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हर एक चैप्टर को बहुत बारीकी से अध्ययन कीजिए और एक एक लेसन को एकदम चैप्टर वाइज अच्छा से अध्ययन कीजिए। और हम इसी तरह पूरा कराने का प्रयास कर रहे हैं चैप्टर वाइज, तो बार बार एक ही वीडियो को देखिए और आपका पूरा लेसन आपका कंप्लीट हो जाएगा और सभी प्रश्न आप लोगों को याद भी हम करा देंगे। वीडियो पर बने रहिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अब जो वन लाइनर क्वेश्चन स्टार्ट होगा इस लेसन का, तो पहला प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ। तो आप जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि 1914 से 1918 के बीच में जो है प्रथम विश्व युद्ध हुआ। 1914 ईस्वी से 1918 के बीच में जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर गेट GATT गेट की स्थापना कब हुई, 1948। गेट जो है वो आपका गेट की स्थापना कब हुई, तो 1948 को। गेट की स्थापना कब हुई, तो 1948 को। कब हुई, 1948 को। गेट की स्थापना कब हुई, तो गेट की स्थापना कब हुई, तो 1948 को, 1948 को। गेट का जो स्थापना हुआ कब हुआ, 1948 को, 1948 को गेट की स्थापना किया गया, जिसका गेट का फुल फॉर्म क्या है आपका, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ये आपका गेट का फुल फॉर्म है, जो आपका कब स्थापना हुआ, 1948 को। कब हुआ, 1948 को। और इसका जो नाम बदल करके क्या कर दिया, गेट का नाम बदल कर क्या कर दिया, WTO। क्या कर दिया, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। गेट का नाम बदल कर क्या कर दिया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो आपका विश्व क्या हो गया, विश्व व्यापार संगठन, जिसका 1994 में इसका स्थापना किया गया। गेट का नाम बदल करके क्या कर दिया, WTO कर दिया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कर दिया, और वह 1994 में गेट को बदल करके WTO कर दिया। तो गेट का स्थापना 1948 में और WTO का 1994 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई, तो 1929 ईस्वी में। और किस देश से हुई, तो अमेरिका से हुई, अमेरिका में हुआ। आर्थिक महामंदी का शुरुआत किस देश से हुआ, तो अमेरिका से। और कब हुआ, तो 1929 को। चलिए, और 1929 में आप जानते हैं कि लाहौर अधिवेशन भी हुआ था। अमेरिका में जो सभी डेट को आप अच्छा से याद करेंगे, क्यों डेट ही तो मेन है इतिहास में ना। अमेरिका में ब्रेटन वुड्स समझौता कब हुआ, 1944 में। अमेरिका में जो है ब्रेटन वुड्स समझौता हुआ वो कब हुआ, 1944 को। 1944 को अमेरिका में ब्रेटन वुड्स समझौता हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, जो वन लाइनर हो रहा है अभी, जो आपको हम करा रहे हैं चैप्टर वाइज का। वन लाइनर हिस्ट्री का है आपका, जो चैप्टर का नाम है आपका भूमंडलीकृत विश्व का बनना। इसी का कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर वाइज का जो वन लाइनर क्वेश्चन करा रहे हैं। अमेरिका के किस क्षेत्र को सोने का शहर कहा जाता है, अमेरिका के किस क्षेत्र को सोने का शहर कहा जाता है, तो वो एल डोराडो को अमेरिका के जो एल डोराडो जो है वो क्षेत्र को सोने का शहर कहा जाता है। एल डोराडो शहर को सोने का क्षेत्र कहा जाता है, सोने का शहर कहा जाता है। एल डोराडो को सोने का शहर कहा जाता है, जो अमेरिका का है। अमेरिका का क्षेत्र है एल डोराडो, जो सोने का शहर कहा जाता है। आलू अकाल किस देश में हुआ था, आलू का जो अकाल हो गया तो वो किस देश में हुआ था, तो आयरलैंड में। कहाँ पे हुआ था, आयरलैंड में। आयरलैंड में आलू का अकाल हो गया था। आलू अकाल किस देश में हुआ, आयरलैंड। अब नेक्स्ट देखते हैं, किस देश में मक्का के आयात पर पाबंदी लगाने के लिए कॉर्न लॉ पारित किया गया, ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर ये तो वन लाइनर क्वेश्चन है ना, ब्रिटेन। इसको ऑप्शन में भी दे सकता है, लेकिन अभी हम वन लाइनर क्वेश्चन करा रहे हैं, इसमें समय कम लगता है, ज़्यादा क्वेश्चन होता है। चलिए, मक्का के आयात पर पाबंदी लगाने वाले देश कौन था, ब्रिटेन। जो कौन सा पाबंदी था, उसका नाम क्या था,
कौन लॉ था? कॉर्न लॉ। कॉर्न लॉ किससे संबंधित था? मक्का से संबंधित था। मक्का के आयात पर पाबंदी से संबंधित था कॉर्न लॉ, जो ब्रिटेन के द्वारा पारित किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉर्न लॉ के द्वारा ब्रिटेन में किस अनाज का आयात पर प्रतिबंध कर दिया गया था? तो वो क्या था? मक्का। कॉर्न लॉ द्वारा ब्रिटेन में किस अनाज का आयात प्रतिबंधित कर दिया गया? तो वह था क्या? मक्का। क्या था? मक्का, जो ब्रिटेन में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसका अंग्रेजी क्या होता है? IMF। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसका शॉर्ट फॉर्म है IMF, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो विश्व बैंक और IMF बैंक, जो वो दोनों जुड़वा संतान है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना 1944 में किस सम्मेलन में की गई? तो ब्रेटन वुड्स में। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किया गया, जिसका शॉर्ट फॉर्म है IMF, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कब किया गया? 1944 को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? धन निष्कासन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका को जोड़ने वाले मार्ग को किस नाम से जाना जाता है? तो सिल्क मार्ग। क्या कहते हैं? सिल्क मार्ग। एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्ग को सिल्क मार्ग से नाम से जाना जाता है। सिल्क मार्ग। क्या जाना जाता है? सिल्क मार्ग। क्या हो जाएगा? सिल्क मार्ग। एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्ग को सिल्क मार्ग के नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार, श्रम और पूंजी, इन तीनों चीज़ों के प्रवाहों से विश्व का भूमंडलीकरण होता है। विश्व का भूमंडलीकरण होता है। क्या होता है? विश्व का भूमंडलीकरण। व्यापार, श्रम और पूंजी, इन तीनों चीज़ों के प्रवाहों से विश्व का भूमंडलीकरण होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19वीं सदी में भारत से विभिन्न देशों में गए अनुबंधित श्रमिकों को क्या कहा जाते हैं? गिरमिटिया मजदूर। क्या कहते हैं? गिरमिटिया मजदूर। क्या कहते हैं? गिरमिटिया मजदूर। 19वीं सदी में भारत से विभिन्न देशों में गए अनुबंधित श्रमिकों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाता है। 19वीं सदी में भारत से विभिन्न देशों में गए अनुबंधित श्रमिकों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का, इंग्लैंड कपास का आयात मुख्य रूप से भारत से करता है। कहाँ से करता है? भारत से। कहाँ से करता है? भारत से। इंग्लैंड कपास का आयात जो मुख्य रूप से भारत से करता है। इंग्लैंड कपास का आयात मुख्य रूप से भारत से करता है। हेनरी फोर्ड बृहत उत्पादन के विख्यात प्रणेता थे। हेनरी फोर्ड बृहत उत्पादन के विख्यात प्रणेता थे, जो आपका कार निर्माता थे, जो अमेरिका का कार निर्माता कंपनी है हेनरी फोर्ड, जो कार निर्माता के मालिक हैं। युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने के लिए विश्व बैंक का गठन किया गया। वर्ल्ड बैंक। युद्ध का पुनर्निर्माण के लिए जो पैसे का इंतजाम करने के लिए किस बैंक का स्थापना किया गया? तो विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक का गठन किया गया। युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के पैसे के लिए इंतजाम करने के लिए विश्व बैंक की स्थापना किया गया। विश्व बैंक की स्थापना किया गया। वर्ल्ड बैंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं का कीमत कितना प्रतिशत गिर गई थी? 50%। कितना परसेंट? 50%। 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% गिर गई थी। कितना परसेंट? 50%। 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत जो वो 50% गिर गई थी, यानी आधा सस्ता हो गया था। 50% वो मूल्य में कमी हो गई थी। कब? जब आपका 1928 से 1934 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध के जो हुआ कितना दिन तक चला? 6 वर्ष। कितना? 6। द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ 6 साल तक लड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ 6 साल तक लड़ा, जो 1939 से 1945 तक। और प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918। हमने 4 साल आपका प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वार 4 साल चला, और सेकेंड वर्ल्ड वार आपका 6 साल। 1914 से 1918 प्रथम विश्व युद्ध जो आपका 4 साल, और 1939 से 1945 6 साल आपका सेकेंड विश्व युद्ध चला, सेकेंड वर्ल्ड वार।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 देशों को जो आपका वीटो का विशेषाधिकार प्राप्त है। संयुक्त राष्ट्र संघ में जो 5 देश है उसमें एक विशेष अधिकार प्राप्त है, वो उसका नाम क्या है? वीटो। वीटो का विशेष अधिकार प्राप्त है संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 देशों को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 आपका, वीटो विशेषाधिकार के सहारे एक ही सदस्य की क्या होता है? असहमति किसी भी प्रस्ताव को खारिज करने का आधार बन जाती है। वीटो जो एक विशेषाधिकार जो प्राप्त है संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 देशों को, यह जो है क्या, विशेषाधिकार, वीटो विशेषाधिकार के सहारे एक ही सदस्य असहमति किसी भी प्रस्ताव को खारिज करने का आधार बन जाती है। यानी एक ही देश को यदि असहमति हो गया किसी भी बिल को पास करने में, तो वो उसको खारिज कर सकता है। इतना उसको शक्ति है वीटो का पावर। पशुओं में प्लेग की तरह फैलने वाली बीमारी जो क्या है, उसको क्या बोलते हैं? रिंडरपेस्ट। पशुओं में प्लेग की तरह, प्लेग भी पशु की तरह ही, पशु में ही होता है, तो प्लेग बीमारी की तरह फैलने वाला जो बीमारी है उसका नाम क्या है? रिंडरपेस्ट। क्या है? रिंडरपेस्ट। जो कहाँ पे हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में। अफ्रीका में रिंडरपेस्ट बहुत तेज़ी से फैल गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें आपका देखिए, ये जो आपका लेसन था हिस्ट्री का, जो तीसरा लेसन, थर्ड लेसन था हिस्ट्री का, सोशल साइंस का, क्लास 10 का जो सोशल साइंस का जो थर्ड लेसन था हिस्ट्री का, भूमंडलीकृत विश्व का बनना, इसमें आपका MCQ क्वेश्चन प्लस 1 लाइनर क्वेश्चन। तो आपका MCQ क्वेश्चन कितना था? आपका 20 क्वेश्चन MCQ था, और आपका 21 क्वेश्चन क्या था? 1 लाइनर क्वेश्चन था। यानी आपका 41 क्वेश्चन इस लेसन में था, जो आपको आप लोग देखें, 20 ऑब्जेक्टिव और 21 एक शब्द में आंसर करने वाला क्वेश्चन था, जो कुल मिला के 41 प्रश्न था जो आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिला। अब नेक्स्ट लेसन जो आपका है लेसन 4, सोशल साइंस का जो लेसन 4 है आपका, सोशल साइंस का जो लेसन 4 है हिस्ट्री का, जो जिसका नाम है औद्योगिकरण का युग। औद्योगिकरण का युग, औद्योगिकरण का लेसन 4 हिस्ट्री का 4th लेसन है। 4th में आपका है औद्योगिकरण का युग, जो सोशल साइंस का चौथा अध्याय है। सामाजिक विज्ञान का चौथा इतिहास, सामाजिक विज्ञान में इतिहास का चौथा लेसन है आपका, चौथा अध्याय है औद्योगिकरण का युग। इसका कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को इस वीडियो में आप देखेंगे, क्योंकि आपको पहले ही हम आपको बता दिए हैं कि इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान का इतिहास का पूरा निपटारा करने वाले हैं। तो आप आज आपका चौथा अध्याय में हम लोग पहुँच गए हैं इतिहास का। इससे पहले आप सभी अध्याय को ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। तो आज इतिहास का समापन करने वाले हैं क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान का। चलिए, इतिहास का चौथा अध्याय जो है औद्योगिकरण का युग, आपका इसका बहुविकल्प प्रश्न है। MCQ क्वेश्चन पहले देखेंगे, इसके बाद आपका 1 लाइनर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है इस लेसन का, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई? औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई? तो इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा, इंग्लैंड। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई? इंग्लैंड से। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? इंग्लैंड से। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड से प्रारंभ हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया? किसने किया? जेम्स वाट। भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया? जेम्स वाट। भाप के इंजन का आविष्कार जेम्स वाट के द्वारा किया गया। भाप के इंजन का आविष्कार जेम्स वाट के द्वारा किया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने बनाई? सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने बनाई? इसका सही उत्तर हो जाए आपका रिचर्ड आर्कराइट। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा, रिचर्ड आर्कराइट। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने बनाई? रिचर्ड आर्कराइट ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका, क्वेश्चन नंबर 4, बम्बई में सूती वस्त्र मिल की स्थापना कब हुई? बम्बई में सूती वस्त्र मिल की स्थापना कब हुई? 1854। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। बम्बई में पहली सूती मिल, बम्बई में पहले सूती वस्त्र मिल की स्थापना कब हुई? 1854। बम्बई में पहले सूती वस्त्र मिल की स्थापना 1854 ईस्वी में। बम्बई में पहले सूती वस्त्र मिल की स्थापना 1854 ईस्वी में हुई थी, 1854। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड में किस नई तकनीक की शुरुआत ने महिलाओं को क्रोधित कर दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्पिनिंग जेनी मशीन। स्पिनिंग जेनी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। इंग्लैंड में जो था आपका किस तकनीकी की शुरुआत ने महिलाओं को क्रोधित कर दिया? तो आपका स्पिनिंग जेनी तकनीक की शुरुआत।
इंग्लैंड में स्किनिंग जेनी नई तकनीक की शुरुआत से महिलाओं को क्रोधित कर दिया गया। वो क्या था, कौन सा तकनीक था? स्पिनिंग जेनी मशीन, जो आपका सूत कटाई का मशीन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, निम्नांकित में से किसने 1917 में कलकत्ता में पहली भारतीय जूट मिल की स्थापना की है? तो सेठ हुकमचंद। क्या है? सेठ हुकमचंद। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? निम्नांकित में से किसने 1917 में कलकत्ता में पहली भारतीय जूट मिल की स्थापना की? तो वह सेठ हुकमचंद। सेठ हुकमचंद ने पहली बार 1917 में कलकत्ता में पहली बार भारतीय जूट मिल की स्थापना किया गया। सेठ हुकमचंद के द्वारा 1917 में कलकत्ता में पहली भारतीय जूट मिल का स्थापना किया गया। 1917 में कलकत्ता में पहली भारतीय जूट मिल का स्थापना कब किया गया? 1917 में, जो किसके द्वारा? सेठ हुकमचंद के द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्पिनिंग जेनी क्या थी? स्पिनिंग जेनी क्या थी? तो एक मशीन थी जो सूत कटाई मशीन थी। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। स्पिनिंग जेनी क्या थी? स्पिनिंग जेनी क्या थी? तो वह एक मशीन थी। क्या था? एक मशीन थी। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? निम्नांकित में से कौन से भारत के पूर्व औपनिवेशिक बंदरगाह थे? तो सूरत और मछलीपट्टनम। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। क्या है? निम्नांकित में से कौन से भारत के पूर्व औपनिवेशिक बंदरगाह थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूरत और मछलीपट्टनम। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोस्टिस कौन थे? ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो आपका मॉडल सिंपल क्वेश्चन पेपर में इसको जगह दिया गया है, एकदम सुर्खियों में उसका जगह दिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कोस्टिक कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा बुनकरों का एक समुदाय। समुदाय था कौन? कोस्टिस कौन था? बुनकरों का एक समुदाय था कोस्टिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, निम्नांकित में से किस स्थान पर 1874 में पहली कताई और बुनाई मिल खुली? तो मद्रास, जो आपका चेन्नई जो तमिलनाडु में है। 1874 में पहली बार, 1874 में फर्स्ट बार जो है कटाई और बुनाई के लिए एक मिल खुला, जो कहाँ था? मद्रास, जो चेन्नई। मद्रास को चेन्नई के नाम से जाने जाते हैं, और वह कहाँ पर है? तमिलनाडु में। मद्रास को चेन्नई भी कहते हैं, और वह कहाँ है? तमिलनाडु राज्य में पहली बार स्थापना हुआ 1874 में पहली कताई और बुनाई मिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यूरोपीय देशों में किस देश के कपड़ों की अत्यधिक मांग थी? यूरोपीय देशों में जो है किस देश के कपड़ों की अत्यधिक मांग थी? सबसे अधिक मांग कौन देश का कपड़ों का था? तो वो आपका भारत। क्या था? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, भारत, इंडिया। यूरोपीय देशों में जो है भारत देशों के कपड़ों की अत्यधिक मांग थी। भारत देश में जो कपड़ा बनता था, वो कपड़ों की सबसे अधिक मांग कहाँ था? यूरोपीय देशों में भारत के बने जो है कपड़ों की अधिक मांग थी। चलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने, माल इकट्ठा करने और गुणवत्ता की जांच करने के लिए किन्हें नियुक्त किया गया? तो किन्हें नियुक्त किया गया? गुमास्ता को। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने और माल इकट्ठा करने और गुणवत्ता की जांच करने के लिए जो नियुक्ति किया गया, उसका नाम क्या था? गुमास्ता का नियुक्ति किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने, माल इकट्ठा करने और गुणवत्ता की जांच करने के लिए किन्हें नियुक्त किया? तो वह गुमास्ता को। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का, किस मशीन के आने से बुनकरों को बड़े करघे चलाने और चौड़े अर्ज का कपड़ा बनाने में मदद मिली? किस मशीन के आने से बुनकरों को बड़े करघे चलाने और चौड़े अर्ज का कपड़ा बनाने में मदद मिली? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्लाई शटल। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, फ्लाई शटल मशीन आने से बुनकरों को बड़े करघे चलाने और चौड़े अर्ज का कपड़ा बनाने में मदद मिली। फ्लाई शटल मशीन के आने से बुनकरों को बड़े करघे चलाने और चौड़े अर्ज का
कपड़ा बनाने में मदद मिली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है आपका, इंग्लैंड का कौन सा नगर फिनिशिंग सेंटर के रूप में विकसित हुआ? लंदन। उसका सही आंसर हो जाएगा लंदन। लंदन ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इंग्लैंड का कौन सा शहर, तो वह शहर कौन सा था? इंग्लैंड, सॉरी इंग्लैंड का जो शहर था वह लंदन। इंग्लैंड एक देश है जो जिसमें शहर है लंदन। तो इंग्लैंड का जो लंदन एक नगर है, शहर है, इंग्लैंड का लंदन नगर फिनिशिंग सेंटर के रूप में विकसित हुआ। किस शहर के रूप में? फिनिशिंग शहर के रूप में। इंग्लैंड का जो शहर लंदन जो है वो फिनिशिंग सेंटर के रूप में विकसित हुआ। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन है न्यूकोमेन द्वारा बनाए गए भाप इंजन का किसने सुधार किया? देखिए न्यूकामेन के द्वारा बनाया गया जो भाप इंजन था उसका सुधार किसने किया था? तो जेम्स वाट ने। देखिए सबसे पहले तो भाप इंजन आपका देखिए बनाया था न्यूकामेन ने, उसको सुधार करके जो बनाया वो उसका नाम था जेम्स वाट, इसलिए भाप इंजन का आविष्कार किसको जाता है? जेम्स वाट को। फर्स्ट में तो न्यूकामेन ने ही भाप इंजन का आविष्कार किया, लेकिन उसको सुधार करके फिर से जो बढ़िया से उसका बनाया तो उसका नाम था जेम्स वाट। न्यूकामेन द्वारा बनाए गए भाप इंजन का सुधार जो है किसने किया? जेम्स वाट ने, इसलिए जेम्स वाट का खोज किसको जाता है? जेम्स वाट को ही जाता है भाप इंजन का श्रेय। भाप इंजन का खोज किसने किया? जेम्स वाट ने। तो इस वीडियो में आपका लेसन जो आपका 4 था औद्योगिकरण का युग, उससे आपका 15 MCQ क्वेश्चन था जो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। इसके बाद देखते हैं इसका 1 लाइनर क्वेश्चन, जो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस लेसन जो आपका 15 MCQ क्वेश्चन था, इसके बाद आज और देखेंगे। इसके बाद जो 1 लाइनर क्वेश्चन है जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं 1 लाइनर क्वेश्चन क्या है। यह आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपका, इंग्लैंड में सबसे पहले कारखाने कब खुले? 1730 के दशक। इंग्लैंड में सबसे पहले कारखाने जो खुले कब खुले? 1730 के दशक। इंग्लैंड में सबसे पहले कारखाने जो है 1730 के दशक में खुले। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1730। क्या हो जाएगा? 1730। तो इंग्लैंड में जो सबसे पहले कारखाने खुले गए कब खुले? 1730 ईस्वी में। 1730 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का, भारत का पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र, भारत का पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र जो है स्थापित किया गया था कहाँ पे? जमशेदपुर में। कहाँ पे? जमशेदपुर में। कहाँ पे किया गया था? जमशेदपुर में। भारत का पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र जो है जमशेदपुर में स्थापित किया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कपास। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है कपास। कपास जो है, कपास नए युग का प्रतीक था। कपास नए युग का प्रतीक था। कपास जो है क्या था? नए युग का प्रतीक था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फ्लाई शटल। फ्लाई शटल जो हुआ क्या था? एक बुनाई के लिए क्या किया था? फ्लाई शटल बुनाई के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक यांत्रिक औजार था। यह क्या था? फ्लाई शटल बुनाई के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक यांत्रिक औजार था। फ्लाई शटल जो है वह बुनाई के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक यांत्रिक औजार था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, बेरोजगारी के डर से बहुत सारे मजदूर क्या हो गए? बेरोजगारी के डर से बहुत सारे मजदूर स्पिनिंग जेनी के इस्तेमाल का विरोध कर रहे थे। क्या कर रहे थे? बेरोजगारी के डर से बहुत सारे मजदूर स्पिनिंग जेनी के इस्तेमाल का विरोध कर रहे थे। इससे बहुत सारा बेरोजगारी बढ़ गया था स्पिनिंग जेनी मशीन आने से। बेरोजगारी के डर से बहुत सारे मजदूर जो है स्पिनिंग जेनी मशीन के इस्तेमाल का विरोध कर रहे थे, क्योंकि उससे बहुत सारे बेरोजगार लोग हो गए थे इस मशीन के आने से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, और वो कहाँ था? ब्रिटेन में। चलिए द्वारकानाथ टैगोर जो वह कौन था? वह एक उद्योगपति था। क्या था? उद्योगपति था। क्या था? एक उद्योगपति था। द्वारकानाथ टैगोर क्या था? एक उद्योगपति था। स्वदेशी का राष्ट्रवादी संदेश जो है आपका विज्ञापन क्या था? विज्ञापन के माध्यम से प्रसारित किया गया था। स्वदेशी का राष्ट्रवादी संदेश विज्ञापन के माध्यम से प्रसारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका
डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र। डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक, ये भी मॉडल सेट में सुर्खी में जगह दिया गया उसको। डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र जो है आपका औद्योगिकरण का महिमा मंडन है। क्या वो औद्योगिकरण का महिमा मंडन है। डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में औद्योगिकरण का महिमा मंडन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पिनिंग जेनी मशीन। स्पिनिंग जेनी मशीन जब वह क्या करता है, वो कताई, क्या करता है, कताई के काम आती थी। क्या था, कताई के काम। स्पिनिंग जेनी मशीन जो है वो कताई के काम आती थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीन पर क्या किया, हमला कर दिया। क्या कर दिया, हमला कर दिया। ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमला कर दिया, क्योंकि उससे बहुत सारा बेरोजगार बढ़ गया था। बेरोजगारी क्या हो गया था, बढ़ गया था। स्पिनिंग जेनी मशीन जो था एक सूत कटाई मशीन था, उसके आने से बहुत सारा बेरोजगारी बढ़ गया था, इसलिए वो उस मशीन पर हमला कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 आपका बोल रहा है ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीन पर क्या किया, हमला किए थे। ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर वह हमला किए। इसका क्या हो जाएगा आंसर, सही हमला हो जाएगा। पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन, पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन जो वो क्या हो, बढ़ गया था। क्या हो गया था, बढ़ गया था। क्या हो गया था, बढ़ गया था। पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन जो वो क्या हुआ था, बढ़ गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटेन में सबसे प्रमुख उद्योग, ब्रिटेन में सबसे प्रमुख उद्योग क्या था, तो कपास और धातु। क्या था, कपास और धातु। कपास और धातु क्या था, ब्रिटेन में सबसे प्रमुख उद्योग जो था वो कपास और धातु। ब्रिटेन में प्रमुख उद्योग था कपास और धातु, कपास और धातु। तो इस लेसन में आपका लेसन जो 4 था इतिहास का, इसमें MCQ क्वेश्चन कितना था आपका, लेसन 4 में आपका MCQ 15 क्वेश्चन कराएं और 1 लाइनर क्वेश्चन जो आपका 1 लाइनर क्वेश्चन आपका कितना था, 12। तो इस कुल मिला के आपका इसमें से आपका 27 क्वेश्चन आपका इस लेसन में था, लेसन 4 में। अब लास्ट लेसन बचा हुआ हिस्ट्री का, सोशल साइंस का हिस्ट्री का जो लास्ट लेसन आपका लेसन 5 है, जो अंतिम लेसन है। इसके बाद फिर आपका इतिहास का सफाया हो जाएगा इस वीडियो में। इस वीडियो से आपका सभी इतिहास का सभी क्वेश्चन को एक ही वीडियो में हम निपटारा कर दे रहे हैं। तो सोशल साइंस का आपका जो हिस्ट्री का जो 5वां लेसन है, मॉडर्न संस्कृति और आधुनिक। इस लेसन के बाद ये आपका इतिहास का क्या हो जाएगा, समापन हो जाएगा, क्योंकि सोशल साइंस में जब का हिस्ट्री का 5 लेसन ही है और आपका ये 5वां लेसन अध्याय हम अब करने जा रहे हैं। इससे पहले 4 अध्याय को हम इस वीडियो में कर दिए हैं। फिर अंतिम अध्याय है आपका इतिहास का मॉडर्न संस्कृति और आधुनिक, और हम इतिहास का आपका सभी चैप्टर वाइज आपका MCQ और 1 लाइनर क्वेश्चंस को इस वीडियो में आप देख रहे हैं। तो इसकी आपका लास्ट लेसन है हिस्ट्री का, सोशल साइंस क्लास 10 का जैक बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही उपयोगी होगा यह वीडियो। अब इसका आपका कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो MCQ बेस्ड है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेसन को। तो भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है, भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है, हिक्की को। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। भारत में जो है प्रेस का जनक किसे कहा जाता है, वो हिक्की को। भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, हिक्की को। किसको कहा जाता है, हिक्की को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गीत गोविंद की रचना क्या है, गीत गोविंद की रचना किसके द्वारा किया गया है। गीत गोविंद की रचना किसने की थी, गीत गोविंद की रचना किसने की थी। इसका सही आंसर हो जाएगा जयदेव। के आंसर क्या हो जाएगा, जयदेव। गीत गोविंद की रचना किसने की थी, तो जयदेव के द्वारा गीत गोविंद की रचना किया गया था। जयदेव के द्वारा गीत गोविंद की रचना किया गया था। गीत गोविंद की रचना किसने की, जयदेव। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान की सबसे पुरानी छपी पुस्तक, यह भी मॉडल सेट में इसको जगह दिया गया है। मॉडल क्वेश्चन जो आपका मॉडल सिंपल क्वेश्चन में
ये भी क्वेश्चन को जगह दी गई है। जापान की सबसे पुरानी छपी पुस्तक कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा डायमंड सूत्र। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। जापान की सबसे पुरानी छपी जो पुस्तक थी वो कौन थी? डायमंड सूत्र। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। जापान की सबसे पुरानी छपी पुस्तक कौन सी है? तो डायमंड सूत्र। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। जापान की सबसे पुरानी छपी पुस्तक डायमंड सूत्र है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पहली प्रिंटिंग प्रेस का विकास किसने किया? पहले प्रिंटिंग प्रेस का विकास किसने किया? इसका सही हो जाएगा जोहान गुटेनबर्ग। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा योहान गुटेनबर्ग। पहली प्रिंटिंग प्रेस का विकास योहान गुटेनबर्ग ने किया। पहली प्रिंटिंग प्रेस का विकास योहान गुटेनबर्ग ने किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, योहान गुटेनबर्ग ने सबसे पहली पुस्तक कौन सी छपी? बाइबिल। यह भी आपका मॉडल सिंपल क्वेश्चन में जगह दिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। योहान गुटेनबर्ग ने सबसे पहली पुस्तक कौन सी छपी? तो आपका बाइबिल पुस्तक जो है सबसे पहला पुस्तक छपा। योहान गुटेनबर्ग ने सबसे पहला पुस्तक जो छपा वो पुस्तक का क्या नाम था? बाइबिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, किसने कहा था मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है और सबसे बड़ा तोहफा है? यह भी आपका मॉडल सिंपल क्वेश्चन पेपर में इसको भी जगह दिया गया है। मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है और वह सबसे बड़ा तोहफा है, वो किसने बोला? मार्टिन लूथर ने। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाए। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पर आपका सोशल साइंस का 10 मॉडल सिंपल क्वेश्चन पेपर अपलोडेड है ऑलरेडी। प्लेलिस्ट में आपको जाकर देखेंगे सभी मॉडल सिंपल क्वेश्चन पेपर है जो आपका 10 सेट MCQ फॉर्म में आपका 400 क्वेश्चन अपलोडेड है इस चैनल पर। ये आपका चैप्टर वाइज करा रहे हैं। आज का वीडियो में हिस्ट्री का टोटल संपूर्ण हिस्ट्री का चैप्टर वाइज MCQ और 1 लाइनर क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम फिर लाएंगे भूगोल का और आपका इतिहास। भूगोल के बाद फिर क्या आपका नागरिक शास्त्र है, फिर अर्थशास्त्र है। ये सभी वीडियो इस तरह का हम एक वीडियो लाएंगे और आपको पूरा का पूरा 4 वीडियो में सोशल साइंस का निपटारा हम कर देंगे। और ये आपका इससे पहले आपका क्या बोलते हैं मॉडल सिंपल क्वेश्चन पेपर सोशल साइंस का जैक बोर्ड का क्लास 10 के लिए अपलोडेड है इस चैनल पर। इसको भी जाकर आप देखेंगे। ये आपका चैप्टर वाइज सोशल साइंस का करा रहे हैं जो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। जो 20 मार्च को परीक्षा जो होने वाली है इसमें आपका सही क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा। चलिए, यह बात किसने कहा था? मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। यह किसने कहा? मार्टिन लूथर ने यह बात कही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? निम्नलिखित में से टोक्यो का पूरा नाम क्या है? निम्नलिखित में से टोक्यो का पूरा नाम क्या है? टोक्यो जो है वो क्या? एदो। टोक्यो का पुराना नाम क्या था? एदो। अभी टोक्यो का जो नया नाम टोक्यो है पुराना नाम क्या था? एदो। टोक्यो का पुराना नाम क्या था? एदो। जो आपका टोक्यो किसकी राजधानी है? जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। जिसका पुराना नाम क्या था? एदो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 1821 1821 से संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने शुरू किया? 1821 से जो आपका संवाद कौमुदी का जो प्रकाशन हुआ वो किसने शुरू किया? तो राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी का प्रकाशन शुरू किया। संवाद कौमुदी का प्रकाशन जो है किसने शुरू किया? राजा राम मोहन राय ने। और यह कब किया? 1821। इस प्रश्न का उत्तर हो ऑप्शन नंबर 2 राजा राम मोहन राय जो संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया जो 1821 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 1876 में प्रकाशित अमर जीवन नामक आत्मकथा। अमर जीवन नामक जो आत्मकथा है वो किसने लिखी? ये किसने लिखी है? आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा रस सुंदरी देवी ने। किसने लिखी? रस सुंदरी देवी के द्वारा यह आत्मकथा लिखी गई है जो आपका आत्मकथा का नाम है अमर जीवन। अमर जीवन नामक एक आत्मकथा है। अमर जीवन नामक आत्मकथा जो किसने लिखी है? रस सुंदरी देवी ने जो 1876 ईस्वी में जो प्रकाशित हुआ। अमर जीवन नामक आत्मकथा का लेखिका है रस सुंदरी देवी जो 1876 ईस्वी में प्रकाशित हुआ जो आत्मकथा है अमर जीवन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वर्नाक्यूलर फ्रेश एक्ट कब लागू किया गया? तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका वर्नाक्यूलर फ्रेश एक्ट कब लागू हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 1878। ऑप्शन नंबर 3 इसका
सही हो जाएगा। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है 1878 ईस्वी में लागू किया गया। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लागू किया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योतिबा फुले 1871 में जाति प्रथा के अत्याचारों पर कौन सी पुस्तक लिखी? ज्योतिबा फुले के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है। इस पुस्तक का नाम है गुलामगिरी। क्या है इस पुस्तक का नाम? क्या है? गुलामगिरी। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। गुलामगिरी पुस्तक की रचयिता या गुलामगिरी पुस्तक की जो लेखिका है वह कौन है? ज्योतिबा फुले, जो किस पर आधारित है? जाति प्रथा के अत्याचारों पर। जाति प्रथा के अत्याचारों पर एक पुस्तक लिखी, जिस पुस्तक का नाम है गुलामगिरी, जो किसने लिखी? ज्योतिबा फुले ने 1871 ईस्वी में। ज्योतिबा फुले ने 1871 ईस्वी में जाति प्रथा तथा अत्याचारों के पर एक पुस्तक लिखी, जिस पुस्तक का नाम है गुलामगिरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मार्टिन लूथर कौन था? मार्टिन लूथर कौन था? वो क्या था? धर्म सुधारक था। कौन था? धर्म सुधारक। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। मार्टिन लूथर एक धर्म सुधारक था। मार्टिन लूथर जो कौन था? वो एक धर्म सुधारक था। मार्टिन लूथर एक धर्म सुधारक था। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। केसरी प्रकाशन जो है, केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन, केसरी समाचार पत्र प्रकाशन का जो है प्रकाशन को किसने किया? बाल गंगाधर तिलक। केसरी समाचार पत्र, केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन बाल गंगाधर तिलक ने किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 14, पहली तमिल पुस्तक किसने छपी? किसने छापी? पहली तमिल पुस्तक किसने छापी? इसका सही उत्तर हो जाएगा कैथोलिक पुजारियों। कैथोलिक पुजारियों। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा कैथोलिक पुजारियों। थोड़ा सा फोटो क्लियर नहीं हुआ है। पहली तमिल पुस्तक किसने छापी? तो वह कैथोलिक पुजारियों। पहली तमिल पुस्तक किसने छापी? कैथोलिक पुजारियों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या आपका, भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस कब आई? 16वीं शताब्दी के मध्य। भारत में जो है आपका पहली प्रिंटिंग प्रेस कब आई? तो 16वीं शताब्दी के मध्य। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस कब आई? तो 16वीं शताब्दी के मध्य। इस लेसन जो आपका फिफ्थ, जो हिस्ट्री का जो 5th लेसन था, इसमें आपका 15 MCQ क्वेश्चन था, जो आप लोगों ने देखा। अब इसका कुछ 5-6 क्वेश्चन है जो आपका वन लाइनर है, जो उसको भी आप देखेंगे। इसके बाद यह हिस्ट्री का क्या हो जाएगा? समापन हो जाएगा। चलिए अब वन लाइनर क्वेश्चन को देखते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन आपका लास्ट लेसन, जो आपका लेसन का क्या नाम है? लेसन का नाम आपका जो 5th लेसन जो है सोशल साइंस का, हिस्ट्री का, मुद्रण, संस्कृति और आधुनिक दुनिया का आपका जो आपका इम्पोर्टेंस जो वन लाइनर क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा नहीं है, 4-5 क्वेश्चन है। इसको आप देखते हैं। इसके बाद फिर तो ये आपका अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपका इस लेसन का है, जो मुद्रण, संस्कृति और आधुनिक दुनिया का जो वन लाइनर क्वेश्चन है। 5-6 क्वेश्चन है जो बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कागज़ का आविष्कार। कागज़ का आविष्कार हुआ था, कहाँ से हुआ था? चीन। कागज़ का आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन। कागज़ का आविष्कार चीन में हुआ था। कागज़ का आविष्कार चीन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 19वीं सदी के मध्य तक जो है आपका रिचर्ड एम हो ने शक्ति चालित बेलनाकार प्रेस को कारगर बना दिया। क्या था आपका? 19वीं सदी के मध्य तक रिचर्ड एम हो ने शक्ति चालित बेलनाकार प्रेस को कारगर बना लिया था। 19वीं सदी के मध्य तक जो है रिचर्ड एम हो ने शक्ति चालित बेलनाकार प्रेस को कारगर बना लिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चीनी बौद्ध प्रचारक 768 से 770 ईस्वी के आसपास छपाई की तकनीक लेकर जो है जापान आए। कहाँ आए? जापान। क्या था आंसर? जापान। चीनी बौद्ध प्रचारक जो है 768 से 770 ईस्वी के आसपास छपाई की तकनीक को लेकर वो जापान आए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गुटेनबर्ग जो है वो क्या था? जर्मनी का। गुटेनबर्ग जो था वो जर्मनी का एक बड़ा आविष्कारक था।
गुटेनबर्ग जर्मनी का एक बड़ा आविष्कारक था। गुटेनबर्ग जर्मनी का एक बड़ा आविष्कारक था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का, पहला भारतीय साप्ताहिक समाचार पत्र बंगाल गजट क्या था? बंगाल गजट था। क्या था? पहला भारतीय साप्ताहिक समाचार पत्र जो वो था बंगाल गजट था। पहला भारतीय साप्ताहिक समाचार पत्र बंगाल गजट था। ऑप्शन और इसका ऑप्शन है, सॉरी, वन लाइनर क्वेश्चन है। पहला भारतीय साप्ताहिक पत्र जो वो क्या था? बंगाल गजट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का और अंतिम क्वेश्चन इस लेसन का, हिस्ट्री का जो 5th लेसन है, इसका लास्ट क्वेश्चन है आपका। फेरी वालों द्वारा बेची जाने वाली पॉकेट के आकार की किताबों को क्या कहा गया? चेप्स बुक। क्या कहा गया? चेप्स बुक कहा गया। क्या कहा गया? चेप्स बुक। क्या कहा गया? चेप्स बुक। फेरी वालों द्वारा बेची जाने वाली पॉकेट के आधार की किताबों को चेप्स बुक्स कहा जाता था। फेरी वालों द्वारा बेची जाने वाली पॉकेट के आकार की किताबों को चेप बुक्स कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चेप्स बुक। फेरी वालों द्वारा बेची जाने वाली पॉकेट के आकार की किताबों को चेप बुक्स कहा जाता है। तो इस प्रश्न से आपका हिस्ट्री का जो आपका सोशल साइंस का आपका सोशल साइंस का जो हिस्ट्री का जो है आपका यानी जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, MCQ और क्या बोलते हैं वन लाइनर क्वेश्चन, सभी को इस वीडियो में जगह दिया गया। और सभी प्रश्न क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आने वाली जो एग्ज़ाम होगा आपका 20 मार्च 2023 को झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा यह वीडियो, क्योंकि इतिहास का पूरा जो है सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को इसमें जगह दिया गया है और सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में शामिल किया गया। उम्मीद करते हैं कि जितना भी आपका क्वेश्चन है इससे बाहर नहीं जाएंगे और भी नेक्स्ट वीडियो आएगा जो आपका नागरिक शास्त्र का, भूगोल का और अर्थशास्त्र का वीडियो, जो एक वीडियो में तीनों को फिर हम एक ही वीडियो में उसका भी समापन कर देंगे। और इस तरह से आपका सोशल साइंस का जो आपका फिर इसके बाद सब्जेक्टिव वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक लिए आप लोगों को थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।